बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप मीर साहब? अल्लाह कैसे की हैं? आप कैसे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जहमत की और तशरीफ लाए अपनी जिंदगी का अफसाना सुनाने के लिए। तो क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत मेहरबानी है अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिंदगी के अफसाने का जो हमारा फॉर्मेट है वो ये है कि एक चाहते हैं कि जो लोग जिंदगी में कामयाब रहे हैं तो उनसे ये जानना चाहेंगे जी। कि वो जिंदगी में उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की है। हम्म, आपके बारे में मैं ये तो जानता हूँ कि आपने माशाल्लाह आईबीए में टॉप किया, गोल्ड हम्म, मेडल किया। हम्म, तो ज़रा पहले थोड़ा सा बताया अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। हम्म। क्या स्कूल में भी आप ऐसे टॉपर थे? मेरे ख्याल से मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मेरी हाईएस्ट मुझे प्राइज़ मिला है या किसी क्लास में मैं हाईएस्ट आया हूँ, तो वो फाइनल क्लास ही थी, वो आईबीए की थी, गोल्ड मेडल एमबीए की? एमबीए की। अच्छा, पहले गोल्ड मेडल नहीं मिले आपको? नहीं, कभी नहीं मिले। असल में मैं स्कूल से भी समझें कि शौक तो था पढ़ाई का, लेकिन शौक ज़रा और भी चीज़ों का ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनफैक्ट मेरी कोई समझेंगे 7-8 साल की उम्र होगी जब से मैं अखबार डॉन सुबह ज़रूर पढ़ता था। अच्छा स्पोर्ट्स का सफ़ा पढ़ता था। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा। वालिद साहब जैसे ही आता था अखबार घर पे गिरता था तो वो हम सुबह जल्दी जाग जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी। सुबह माशाल्लाह। सुबह हमारे यहाँ मौलाना साहब आते थे कुरान पढ़ाने के लिए, सही। और ये बहुत छोटी उम्र से, तो इसलिए हाँ हम जल्दी जाग जाते थे सुबह। हाँ। तो और ये आज भी ये आदत है कि सुबह जल्दी जागते। जैसे ही अखबार आता था तो मैं जाता था, भाग के अखबार पकड़ जाता था, और वालिद साहब भी जाग रहे होते थे, उनको भी अखबार पढ़ना होता था, तो वो फौरन वो स्पोर्ट्स का सफ़ा निकाल के वो मुझे दे देते थे। हाँ। तो मैं जितने स्पोर्ट्स की चीज़ें थी वो मैं पढ़ लेता था, क्योंकि वही समझ में ज़्यादा आती थी। तो वहीं से ये शौक था, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक हो गया, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का बड़ा शौक हो गया। तो पढ़ाई में जो समझें कि बहुत ही मेरी एवरेज परफॉर्मेंस थी शुरू में स्कूल में। और मेरे वालिदैन काफ़ी मुझे सख्ती करते थे। इनफैक्ट हमारे घर में हमारी जो नेबर थी ऊपर रहते थे, वो मेरी क्लास फेलो भी थी खातून, तो वो मेरी अम्मी मुझे पढ़ाती थी, तो उनसे होमवर्क मंगवाती थी और मुझसे कहती थी ये करो, इस तरह करो। मेरी वालिदा बहुत सख्त थी इन मामले में, अच्छा। पढ़ाई के उसमें। एनीवे तो हमारा अच्छा हो गया। लेकिन इसीलिए जब मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे वालिदैन की इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई अच्छे परसेंटेज लेके आऊँ। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र, जब ए ग्रेड आया मेरा मैट्रिक में, तो मेरे घर वाले काफ़ी हैरान रह गए थे कि ये क्या हो गया। खैर, तो इसी तरह तो पढ़ाई का शौक था। पढ़ाई का इस तरह का शौक था कि हर चीज़ में नहीं था, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था, मैथमेटिक्स में और अरिथमेटिक और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा। उसके बाद ये हुआ कि जब आप होता ही है ना, एक हम जब मैट्रिक से निकलते, एक मैट्रिक स्कूल से जब बाहर आता है यहाँ पाकिस्तान में, कॉलेज के निज़ाम में आप जाते हैं, तो मैं जब कॉलेज में गया तो बिल्कुल आज़ादी थी वहाँ, वहाँ कोई सख्ती नहीं थी, और क्लास बंक करना कोई इशू नहीं था। तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के नज़दीक का लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है, जी एक आपने देखा होगा वहाँ जी। स्टेडियम के पास। कॉलेज के नज़दीक था, नेशनल कॉलेज में मेरी एडमिशन हुआ था। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पे पुराने अखबार, मैगजीन, पुराने, मैं हिस्ट्री में बड़ा शौक था मुझे कि पहले क्या हुआ था, तो 1950s के क्रिकेट मैचेस निकाल के मैंने देखे अच्छा। कि किसने क्या स्कोर किया था, क्या हाँ। हुआ था। पॉलिटिकल बड़ा मुझे शौक था। 1977 का अखबार मैंने निकाल के देखा कि भाई भुट्टो का क्या हुआ था, ये था, इस तरह के बड़े शौक थे। तो ये इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा रहा। तो अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट में मेरी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया फिर उसके बाद मैंने, और वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि अब सीरियस पढ़ लेना चाहिए ज़िंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में। जी ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे मुझे आप ये देखें, अंदाज़ा ये करें कि हम कितना एक करते हैं कि बच्चों के ऊपर थोप देते हैं चीज़ें। जी 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 जब जी। बच्चे का कोई शौक होता है किसी सब्जेक्ट में, तो वही चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें तो शुरू में रटा दिया था कि आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वालिद साहब वो डॉक्टर थे? वालिद साहब डॉक्टर थे, हाँ। तो वालिद साहब कहता है कि डॉक्टर बने। पीयर्स प्रेशर तो ये होगा ना हाँ, कि भाई पेयर इंजीनियर प्रेशर था, बनेगा। या चले नहीं तो इंजीनियर बन जाए आप। तो प्री इंजीनियरिंग में मैंने इंटरमीडिएट किया था, अच्छा। तो जो सब्जेक्ट्स है वो मेरे को इतने समझ से बाहर हो गए थे। तो यहाँ जब मैंने किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, और इनफैक्ट मैंने उन्हीं दिनों में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू की। मैंने खुद से जाके बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग कोबोल। और कोबॉल प्रोग्रामिंग, बेसिक कोबोल। नर्सरी पे वो ग्रेस इंस्टीट्यूट होता था। आई नो। अच्छा, वहां मुझे जाके अंदाजा हुआ, मेरा इंटर में चूंकि बहुत कम परसेंटेज थी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शेक हो गया था। तो जब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू की, तो मुझे एक नेचुरल शौक लगा प्रोग्रामिंग करने में। तो मैंने एक दो शुरू में ऐसे प्रोग्राम बना के टीचर को दिखाए, वो हैरान रह गया कि ये आप क्या बना के ले आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल तो उससे बेहतर हुआ। अच्छा, उस वक्त आर्मी जाने का भी, एयरफोर्स में जाने का बड़ा शौक हो गया था मुझे इंटरमीडिएट के बाद। तो मैं गया एयरफोर्स सेंटर में, वहाँ
अप्लाई कर दिया जीडी पायलट के लिए। तो वहाँ पे टेस्ट हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि एप्टीट्यूड टेस्ट जब हुआ, फिर जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो मेरी टॉप पोजीशन थी उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में। हाँ, तो मैं बड़ा हैरान रह गया, मैंने कहा ये अच्छा, मेरे तो ये कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। तो फिर वो उसके बाद मैं ISSB वगैरह गया, वो मेरे से वहाँ उतनी अच्छी वो नहीं हुई, तो मेरा नहीं हुआ वहाँ एडमिशन। लेकिन ये मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ चीजें। बिकॉज नॉर्मली होता है ये कि हमारे घर वाले जब अच्छा पढ़ नहीं रहा होता ना बच्चा, उसको और डिग्रेड कर देते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं और उसको थोड़ी सी उसकी इतनी अच्छी उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलती। तो अच्छी नेचुरल मुझे मिल गया, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया मैंने, मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन आई और मुझे IBA में, फिर देन मैं आई वेंट टू IBA और IBA मेरा एडमिशन हुआ। और IBA में माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि IBA में ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। आप ये नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे जवाब लिख रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल चीजें कर रहे हैं और वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स कर रहे हैं। और मैंने MIS में एडमिशन लिया था, तो कंप्यूटर्स का मेरा नेचुरली जो है ना एक बड़ा अच्छा समझें कि एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। कोबॉल प्रोग्रामिंग मैंने पहले की हुई थी, बेसिक प्रोग्रामिंग की हुई थी, तो वहाँ पे मैंने MIS में किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरी अच्छी पोजीशन आई वहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा यहीं पे वक्फा लेते हैं। सब में आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि स्कूल के और कॉलेज के बच्चों पे खासा प्रेशर होता है उनके अपने वालिदैन का। अच्छा, फिर वो कंपेयर करते हैं कि देखो फलाने के लड़के की इतनी परसेंटेज आ गई 93 में और फिर इतने क्यों आ रही है। लेकिन जो लाइफ का तजर्बा जो आपका भी है, जो मेरा भी है, कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ वो रिप्रेजेंट नहीं करती है कि आपके स्किल सेट क्या है और आप जिंदगी में क्या छोड़ेंगे। तो वो लड़के जो किसी वजह से जिनकी मैट्रिक में परसेंटेज कम आए, इंटर में परसेंटेज कम आए, खुदा के लिए ये ना समझें कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ, और ये कभी भी इंशाल्लाह चीजें निकल सकती है। असल में हर इंसान का स्ट्रेंथ होता है, हर बच्चे का भी स्ट्रेंथ होता है जी। अगर स्ट्रेंथ पे आप खेलें ना, अगर आपको पता हो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और उसी पे फोकस करें, उसी पे काम करें, तो वो हम क्या करते हैं, वीकनेसेस को ढूंढते हैं, वीकनेसेस को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीकनेस सही करना तो बड़ा रिस्की काम होता है, लेकिन उस चक्कर में आपकी स्ट्रेंथ भी खराब हो सकती है। बात कॉस्मेटिक्स कमजोरी होती है, बात स्पेशल होती है। एब्सोल्युटली। और ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि मछलियां दरख्त पे चढ़े और बिल्लियां जो पानी में तैरे। हर एक का अपना जो अपना रोल है। तो जो सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो ये है कि अपनी मर्जी बच्चों पे ना थोपे, बल्कि ये देखें, ये उनको सिर्फ रहनुमाई करें, प्रोफेशनल से लेकर रहनुमाई करें कि इसका रुझान किधर है। शौक, जैसे आपने खुद ही ढूंढ के निकाला कि मेरा रुझान जो था वो जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मेरी लाइफ, मेरी पढ़ाई में भी मुझे काफी हेल्प हुआ। तो मैंने करना शुरू किया, लॉजिक बनाना शुरू किया। बेसिक प्रोग्रामिंग तो बेसिक होती है ना, गो टू ये वो जो भी, उससे मेरे लेकिन एक मेंटल जो थिंकिंग है ना, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हुई उससे, जो आगे चल के आपकी दूसरी जी काम आई उसके बाद। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब आपने IBA में जब आपने टॉप किया और गोल्ड मेडल किया, तो बहुत से लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने स्कूल लाइफ पे आप पे तरस खाया होगा, कॉलेज लाइफ के अंदर आपके ऊपर तरस खाया होगा कि भाई ये टर्निंग पॉइंट तो कभी भी जिंदगी में आ सकता है। ये तो आप भी समझते हैं कि आपकी जो सही मानव जो ब्रॉट अप हुई है, वो आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच जो थी, जो कंप्यूटर से हुई और फिर IBA में जाकर इससे IBA में भी। और एक और मैं आपको बता दूं, IBA में ही क्या हुआ, फाइनल सेमेस्टर था हमारा और हमें एक प्रोजेक्ट करना होता है उसमें, जो MIS पार्ट में, उसमें प्रोजेक्ट में हमारे टीचर थे, वो कोबॉल प्रोग्रामिंग चूंकि मैंने पहले की भी थी, तो टीचर ने उन्होंने हमें एनकरेज किया कि आप ऐसा करें कि IBA के लिए कोई सिस्टम डेवलप करें। तो मैं और मेरे एक और कॉलीग थे क्लास में, हम दोनों ने मिलकर IBA का जो पेरोल सिस्टम है, वो मैनुअल होता था सर, वो उनको स्टडी किया हमने। और हमने कोबॉल, हमें कोई 1 या 1.5 महीने हमने बैठ के प्रोग्रामिंग की पूरी बाकायदा, ये एज ए इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। फिर हमने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट भी किया वहाँ पे, और सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और वो जो पेरोल 10 दिन लगते थे वो 1 घंटे में बाद में बन जाता था वो। और ये कंप्लीट सिस्टम हुआ और उन्होंने उसको अपने मेन सिस्टम में लेके चले गए कि उसी पे वो फिर पेरोल डेवलप करते थे। उससे भी एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना। तो वो 21 या 22 साल उम्र थी, उस वक्त 22 या 23 साल उम्र थी। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी जिंदगी के चंद जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स थे उसमें वो एक प्रोजेक्ट था जो हमने एक अचीव किया था, और 4 से 5 साल तक वो सिस्टम रन भी करता रहा। और वो सिस्टम रन भी करता रहा, और उसके अलावा वो हमें बुलाते थे कि इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद उन्होंने अपना भी कुछ सिस्टम, तो फिर उसके बाद वो हम मैंने देखा कि जरूरी नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो कि आम जिंदगी में गोल्ड मेडल ले लें तो जिंदगी में प्रैक्टिकली कामयाब भी हो। लेकिन IBA को ये खूबसूरत हासिल है कि यहाँ के टॉपर जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े आगे शाइन किया है। आपसे गालमन एक क्लास सीनियर थे हमारे दोस्त शुएब साहब। जी मोहम्मद शुएब साहब बहुत कामयाबी है, उन्होंने वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर हमें जो जाहिर होता है Right. वो ये आता है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कुछ और है। तो थोड़ा तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया, बिल्कुल। आईबीए के बाद क्या हुआ? अच्छा, आईबीए के बाद तो उसके बाद फिर मैंने जो है 96 में जी। मैंने उसके बाद मुझे काफ़ी शौक था कि बाहर जाके पढ़ूँ, अच्छा। लेकिन पेरेंट्स की कोई इतने फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो भेजें। मेरे भाई को उन्होंने बाहर भेजा था, लेकिन वो अपने खुद पे गया था, यूएसएमएलई डॉक्टर की रेसिडेंसी के तौर पे अमेरिका चला गया। तो मैं अपने वालिदैन के साथ अकेला रहता था। तो लेकिन मेरे वालिद ये कहते थे नहीं तुम भी कुछ करो बाहर जाओ। तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि शिवनिंग, ये ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप आई थी, ये 1994 में मैंने अप्लाई किया था इसमें। तो और उसमें माशाल्लाह से वो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, उसके अंदर कोई 3-4 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं और 30-40 पोजीशंस थी उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा हो गया एडमिशन, वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और जब वो मेरा लेटर आया था वहाँ से, एक्सेप्टेंस लेटर, ये जो मुझे ऑफ़र हुई थी, तो मेरे वालिद साहब उस वक्त दुनिया के सबसे खुश तरीन इंसान थे, इसलिए उनको खुशी हुई और मुसर्रत हुई उस बात पे, तो वो बहुत खुश हुए इस मैटर पे। तो खैर उसके बाद मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरा ग्लासगो की एक यूनिवर्सिटी थी, स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने एमएससी इन फाइनेंस के लिए किया। मैंने वो 1 साल में वहाँ एमएससी इन फाइनेंस किया, उससे बहुत सीखा वहाँ पे बाहर जाके। देखिए एक आप, अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक ये बाद में मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि एक जो स्ट्रेंथ मेरी थी वो ये थी कि आप ऑब्जर्वेशन से सीखें चीज़ें और गलतियों को से अपने आप को इम्प्रूव करें। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने, ये मुझे उस वक्त तो नहीं अंदाजा, बाद में अंदाज़ा हुआ कि ऑब्जर्व करने से जो इंसान सीखता है। तो जब मैं सिस्टम में गया वहाँ यूके में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की जो चीज़ें थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन जो सिस्टम में मैंने देखा ना, वहाँ जो डिसिप्लिन, क्यूइंग किस तरह करते हैं लोग। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं जो मैंने सीखी वहाँ, कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे के अंदर एंटर हो रहे हैं और रिवॉल्विंग वो डोर, मूविंग डोर है, तो वहाँ ये एक हैबिट है लोगों की कि अंदर जो आगे आपके जा रहा होता है ना, वो आपके लिए दरवाज़ा पकड़ता है ज़रूर, वो ऐसे छोड़ नहीं देता। तो ये चीज़ मैंने वहाँ देखी, और ये मैंने कहा कि हाँ ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप दूसरे के लिए कोई मत देखो। जो सिस्टम से मैंने वो सीखा ना कि दूसरों का आप ख्याल करें, ट्रैफिक में, इसमें ये चीज़ें हम पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें यहाँ कल्चर में रहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किसी को रास्ता देना, किसी को दरवाजा पकड़ना। तो और मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ और भी होती है बाहर जाके पढ़ने में, जो कि हमें मानना चाहिए इसी को, वो ये कि क्योंकि दुनिया भर के लड़के वहाँ से आए होते हैं, तो आपको ग्रूमिंग बड़ी मिलती होती है कि भाई लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को पहचानना कैसे है। तो इसमें मेरा ख्याल है। और एक चीज़ और जो सीखी मैंने वहाँ, बड़े क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत है लोगों, पेशेंस जो है ना हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है बाहर। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पेशेंट ज़्यादा है, यहाँ पेशेंट ज़्यादा है, वहाँ पेशेंस ज़्यादा है। ये नहीं कि मैं समझें कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, उसमें 1-2 लोग थे ऐसे जो कुछ करते ही नहीं थे, तो मैंने कहा उनको आप बुलाएं, भाई हम पाकिस्तान से कह रहे हैं, आप तो ज़रा उनको बुलाएं। नहीं कह रहे छोड़ो यार कोई मसला नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड, मे बी लीव हिम। तो मैंने कहा चले ठीक है, वरना अगर पाकिस्तान होता तो हम तो पहले लड़ते उससे, या तुम तो आए नहीं इसके अंदर। ये मैंने ये देखा वहाँ बड़े पेशेंट तरीके से लोग काम करते हैं, तो उससे अच्छा एक, तो इनडायरेक्टली आपको सोसाइटी का बहुत मिला, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने जी बहुत अच्छी, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे महफिल के क्या अंदाज होते हैं, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीजें वहाँ से सीख के जी वापस आया पाकिस्तान। और उसके बाद आपने सीपी वगैरह भी किया? नहीं, मैंने फिर उसके बाद 2006 में CFA किया जी। तो उसके बाद ये जब मैं आया हूँ तो मुझे फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बड़ा वो था कि मैं इसी में काम करता रहूँ। तो उसके बाद मैंने CFA के लिए अप्लाई किया, और CFA में मेरे 2006 में मैंने CFA कंप्लीट किया। और उसके बाद आई थिंक वो भी एक बड़ी अच्छी लर्निंग एक्सरसाइज थी मेरे लिए, बिकॉज एक CFA जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट होता है, और उसमें भी आगे जाके जब मैंने CFA के बोर्ड पे आया और CFA के लिए मैं काम किया, और तो मेरी बड़े इंटरेक्शंस भी पूरी दुनिया में CFA के साथ, तो वो भी मेरी अपनी पर्सनल बिल्डिंग में, पर्सनल इफेक्टिवनेस में, ग्रूमिंग में बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ। उससे आप जब एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाते हैं तो आप नेचुरली जो है ना एक थोड़ा प्रिविलेज हो जाते हैं, आप सीखते हैं चीज़ें और इम्प्रूव करते हैं। देखें एक चीज़ जो इंसान को कभी छोड़नी नहीं चाहिए ना, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। बिल्कुल, ये तो लर्निंग एजिलिटी जो उसको कहते हैं ना, कि आप से लहद तक। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये हर वक्त है, बिकॉज हर कोई जो है अखले कुल नहीं है, जैसे अखले कुल नहीं है। और ये कि अगर जो आप समझते हैं कि मैं सब जानता हूँ, आई थिंक वो उसका डिक्लाइनिंग डे शुरू हो जाता हूँ जी। बल्कि बताया भी ये गया है कि इल्म तो ये है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ जो मुझे सीखना है जी, और जहालत ये है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। तो ये उसमें क्वेस्ट में मैंने CFA किया, और इस तरह से जो है ये मेरा समझ गई इस तरह से।
और मैं समझता हूँ कि आपका सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम जो अगले हिस्से में जाएंगे जी जी तो जो आपने करियर के बारे में बताएंगे, जी फिर उसके बाद आजकल जैसे कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का भी मुझे मालूम है कि इसमें आदमी मुसलसल सीखता रहता है ये। एब्सोल्युटली। और जब ये ट्रेनिंग जो होती है, प्रोफेशनल्स आती है, तो आप टू वे होती है, इस पर हम अभी चल के बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपका जो तालीमी सफर है उसमें काफी बातें करनी है, बातें बहुत सारी करनी है, लिहाजा इस हिस्से को यहीं रोकते हैं और बाकी इंशाल्लाह अगले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो पिछली बार पहले से मैं आपके तालीमी करियर के मतलब काफी बातें हुई हैं, अब मैं चाहूंगा कि आप जरा प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आए। आपने गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद आप लाइफ कैसे अपने बिताई है? मेरा ख्याल है अगर गलती पर नहीं तो तकरीबन एक रुबा सदी तो हो गई है आपको एज ए प्रोफेशनल अपने करियर करते हुए। जी जी बिल्कुल। 1990 से शुरू किया था मैंने। 1990 शुरू किया था। कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया? अच्छा, जब हम पढ़ के निकले तो उस वक्त ये कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी करियर गाइडेंस नहीं होती, तो हमने अप्लाई किया डिफरेंट जगहों पे। जहाँ पहली नौकरी मिली वो लेक्सन ग्रुप की नौकरी थी वो, तो वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया था पहले, और मेरी और भी जगह चल रहा था इंटरव्यू, लेकिन मैंने कहा कि पता नहीं आगे मिले नहीं मिले नौकरी, तो यहाँ नौकरी पकड़ लो पढ़ ले। तो वहाँ एक्शन ग्रुप में नौकरी मिल गई, वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज एक कंपनी थी उसमें, तो वहाँ जॉब चल रही थी। और मेरे साथ साथ जो है ना ग्रीनडेज बैंक में भी एक जॉब चल रही थी। तो सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हो गया कि जब मेरी ग्रीनडेज में जॉब हो गई तो मुझे, मेरे एक दोस्त थे, उनको पता था कि मेरी जॉब हो गई वहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ इलेक्शन में फ़ोन करके कहा भाई उसकी जॉब हो गई, आप कोई दूसरा ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे, हालांकि मैंने बताया नहीं था कि वहाँ बताया, तो मेरे बॉस ने बुलाया भाई आप क्या छोड़ रहे हैं नौकरी? तो मैंने कहा सर वो मुझे ऑफर हुई है कोई, मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ नहीं जाऊँ। तो खैर नहीं, वो मैंने वहाँ से फिर ग्रीनडेज बैंक मूव कर गया, बिकॉज देखें इस वक्त, बिकॉज ग्रीनडेज एक मल्टीनेशनल बैंक था, और ये, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो उससे हो रही थी कि समझे कि कोई इतनी माइंडसेट और थिंकिंग नहीं थी इसके पीछे। मेरी कोशिश ये होती है कि अपने मेहमानों के बारे में जितने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकूं लिंक्डइन से इधर से। गालबन इलेक्शन वाली जॉब, देखिए वो इसलिए कि बहुत 18 दिन की जॉब थी वो। अच्छा 18 डेज की जॉब थी वो। 18 दिन में मुझे नौकरी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने तनख्वाह पूरी दी थी मुझे, तो 18 डेज की, तो इसलिए मैंने उसको इतना सिग्निफिकेंटली मेंशन करने की। ग्रीनडेज में ज्वाइन कर लिया। ग्रीनडेज में मैंने एज अ मार्केटिंग मैनेजर ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, कोई 25 लोग थे, तो हमें रोटेशन हो रही थी, जॉब रोटेशन थी, क्लासरूम ट्रेनिंग थी। एक चीज़ मुझे अभी भी याद है कि जो पहला दिन था और CEO ऑफ द बैंक उसने आके हमें स्पीच दी थी, तो उसने 2 चीज़ें बोली थी सिर्फ, तो उन्होंने कहा ये ज़रूर याद रखना, बैंक की नौकरी में ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो टॉप होती है। और जो दूसरी बात उसने की थी जो मैंने आज तक याद रखी है, वो बात उसने कहा था, इन बैंक एवरी ट्रांजेक्शन, उसने रिपीट किया, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू मेक मनी। बॉटम लाइन तो पैसा है, बॉटम लाइन पैसा है, तो उसने कहा कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू मेक मनी। तो ये मुझे याद था, गोरा ब्रिटिश था वो, तो उसने मुझे हायर किया था। इनफैक्ट जब मैं गोल्ड मेडल की सेरेमनी हुई थी तो उसी ने मुझे गोल्ड मेडल भी पहनाया था। तो वो अगले दिन जब इंटरव्यू के लिए भी गया था तो उसने मुझे पहचान लिया था, उसने कहा था हाँ आई सॉ यू यस्टरडे। तो वो बड़ा अच्छा डिसेंट था। तो उसने मुझे हायर भी इसलिए किया था कि वो चाह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का लिंक और बैंक का लिंक जो है, बिकॉज उस जमाने में आपको याद हो टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी और ऑटोमेशन हो रही थी, सिस्टम्स वगैरह, अर्ली 90s की बात है। आपने जो MBA किया था वो तो MIS में किया था, जबकि फैशन था या तो बिजनेस में, मार्केटिंग में आना या फाइनेंस में आना, ये 2 बड़े एम थे। IT का मेरा ज्यादा शौक था वहाँ पे। तो ग्रीनडेज में मुझे 4-5 महीने हो गए और मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी। इनफैक्ट 1-2 ट्रेनिंग्स में मैं आई टॉप इन दोज, उसके जो टेस्ट वगैरह हुए मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन आ रही थी। लेकिन मुझे एक कॉल आ गई IBM पाकिस्तान से कि यहाँ पे वो आपने अप्लाई किया था, पहले अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप आ जाए इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं गया, एक इंटरव्यू हुआ मेरा, फिर उसके बाद फौरन बाद CEO से इंटरव्यू हो गया उधर। अच्छा, वो पोजीशन जो थी ना वो अप्रेंटिस की पोजीशन थी। वहाँ IBM डजंट हायर, डायरेक्ट नहीं हायर करते थे, पहले अप्रेंटिस लेते थे, वो टेम्पररी एम्प्लॉय होते थे, फिर उनको वो परमानेंट करते थे। तो वो फिर मैं IBM गया, फिर ऑफिस घूमा फिरा। अब देखें हमारी IBM प्लाजा में था? नहीं, ये था उधर अवारी में था। अच्छा, अवारी में था, 1990 की बात है। तो वो ऑफिस देखा मैंने और ये देखा, आंखें खुल गई बिल्कुल। मैंने कहा ये अच्छा, ग्रीनडेज में चूंकि उस जमाने में इतनी ऑटोमेशन नहीं थी, मैनुअल बहुत काम होता था, तो वहाँ पे वाउचर्स बनाओ, ये बनाओ, अरे एनीवे। तो ये चूंकि आप देखें पुख्तगी नहीं थी ना दिमाग की, वो ये नहीं था कि करियर और ये क्या करना है। तो वहाँ ऑफर भी जॉब की, तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे इरादा नहीं था, मेरे एक दोस्त थे वो भी साथ थे उधर, उन्होंने बड़ा कन्विंस किया कि नहीं इधर आ जाओ, ये ज्यादा अच्छा है, IBM है, ये वो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मैं गया और ग्रीनडेज से मैंने रिजाइन कर दिया। और उसी वक्त HR मैनेजर साहब ने उसी वक्त मुझे ऑफर की गया तुम ऐसा करो गाड़ी ले लो और ये ले लो वो ले लो।
नहीं जाओ ये वो। खैर मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने डिसाइड कर लिया अब तो एक दफ़ा, और ज़िंदगी में मैंने जितनी भी जॉब चेंज की, जो एक दफ़ा डिसाइड कर लिया था मैंने, वहाँ पे नेगोशिएट मैंने कहीं भी एम्प्लॉयर हाँ, दोनों के लिए बेहतर ही होता जी है जी कि कभी नेगोशिएट नहीं किया। फिर तो वहाँ से फिर मैं IBM आ गया, और IBM में एक टेम्परेरी नौकरी थी, लेकिन वहाँ भी ट्रेनिंग हुई हमारी और मैं बड़ा वहाँ सीखा। लेकिन उस ज़माने में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत तेजी से ना बूम कर रहा था। स्टॉक एक साहब थे, मेरे एक दोस्त थे, आप भी जानते होंगे उनको, सोहेल खान साहब, मीज़ान बैंक में होते हैं। तो वो स्टॉक्स में ट्रेड करते थे। मैंने कहा अच्छा मुझे ले चलो। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत थी ना, ये पहली सैलरी से। अच्छा, तो पहली सैलरी जो मिली थी उसमें कोई समझे कि 2-3 हज़ार रुपए से मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जी। तो उसके बाद मैं स्टॉक एक्सचेंज चला गया। स्टॉक एक्सचेंज में जब गया तो वहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कंपनीज में और ये और वो। तो मैंने वहाँ ब्रोकरेज के साथ अकाउंट भी खोल लिया। तो मैं हर महीने क्या करता था, अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे स्टॉक्स में लगा देता था। तो आपको खराब करने में सोहेल खान साहब कोई काम खुद ले गया, फिर उन्होंने बाद में छोड़ दिया, सोहेल खान साहब ने छोड़ दिया, मैं वहाँ रह गया बस, समझे। तो मेरी वहाँ जो ब्रोकरेज अकाउंट खोला, तो आज भी वही कंपनी के साथ मेरा ब्रोकरेज अकाउंट भी है। हाँ जी, 1990 की बात है। तो मैंने देखा कि एक नेचुरल मुझे शौक भी था कि सेविंग करूं और इन्वेस्ट करूं। अच्छा ये चीज़ मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी, बिकॉज वो भी बड़े कॉशियस थे, सेविंग करते थे। अच्छा बाद में जब उनकी वफात के बाद पता लगा कि उनके काफ़ी सारे वो शेयर्स निकले। वो ICP में उस जमाने में एक अकाउंट खुलते थे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वो बिल्कुल लेम उनके लिए होते थे, वो जो IPOs वगैरह में शेयर ले लेते थे। तो वो उसमें काफी उन्होंने शेयर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने शेयर थे वो कंपनियां बंद हो चुकी थी। तो वो आपने कोई इब्रत नहीं पकड़ी। तो वो एनीवे, तो उसमें शौक था ये नेचुरली। तो मैं इसीलिए मुझे फिर IBM में ऑल्दो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी फाइनेंशियल सेक्टर में शिफ्ट कर जाऊँ। तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट की तरफ मुझे एक नेचुरल लगाव लगा कि मैं ज़्यादा उसमें करूँ। और मैं वहाँ पे ऑल्दो टेक्नोलॉजी में मैं काफ़ी अच्छा जा रहा था, वहाँ प्रोग्रामिंग भी करता था मैं IBM में, और मार्केटिंग सपोर्ट में काम करता था। लेकिन मुझे फिर एक ये जॉब आई पाककोइत इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो पाककोइत इन्वेस्टमेंट में इनफैक्ट उस वक्त शुएब साहब होते थे वहाँ। तो वो 1-2 दफ़ा मिले थे कहीं, तो ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा है वैसा है। मैंने कहा चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट बड़ी फनी सी बात है, वो होता ये था कि इंस्टीट्यूट बैंकर का एक एग्जाम होता था। जी हाँ बिल्कुल। अगर वो एग्जाम पास कर लें तो उसका एक रूल था कि शायद अगर आप टॉप पे हैं ग्रेड के, तो आपकी कोई 20 सैलरी या 10 सैलरी कुछ इस तरह से कोई इंक्रीमेंट मिलता था, शायद कोई लंबा इंक्रीमेंट मिलता था। हम बड़े इंप्रेस हुए, कहता ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कैश आउट प्लस इंक्रीमेंट मिलता था। खैर वो ये रीजन नहीं था, मैं चाह रहा था कि इसी तरह मैं फाइनेंशियल सेक्टर को चेंज करूँ। मैंने ग्रीनडेज में वापस अप्लाई किया, लेकिन चूंकि वहाँ उसका कोई पोजीशन नहीं थी, तो मैंने फिर कहा कि ये मैं अब ये टेक्नोलॉजी का करियर छोड़ के मैंने पाककोइत में ज्वाइन किया। इरफान साहब से वहाँ मुलाकात की, जो मीज़ान बैंक के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक अच्छा वो किया और मुझे AVP की जॉब ऑफर की उन्होंने वहाँ पे। और उस वक्त मैं हार्डली 1-1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, वर्किंग एक्सपीरियंस। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे बॉसेस मिल गए। और ट्रेजरी में मैं, आपको याद होगा वहाँ ट्रेजरी नई शुरू हुई थी। बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी अच्छे मिले। दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। तो सबसे मुश्किल थे वो दोस्त, वो आप थे। तस्लीम साहब, आपका तो ये था कि कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे आप किसी चीज पे। ये तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वही बात है। और बड़ा अच्छा सीखा हमने, बिकॉज जब तक पेपर्स, क्योंकि आप लॉ डिपार्टमेंट में होते थे और फाइनल वहीं से साइन ऑफ होता था, कोई भी डिसबर्समेंट होना होती थी, ये था बड़ा थैंकलेस जॉब था। बड़ा थैंकलेस जॉब था। उसमें झगड़े वगड़े भी हुए, अगर आपको याद हो। तो बाद में तो लेकिन हम सीखा बहुत, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में शुरू किया था। जी। तो वहां से मैंने देखा कि तकरीबन 90% पोर्टफोलियो तो बैड लोन्स पोर्टफोलियो था, तो उस पर हमें रिकवरी वगैरह पे भी लगाया। लेकिन जब छोटी कंपनी में आप काम करते हैं, देखिए एक मुहावरा है कि इफ यू वांट टू बी अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड और अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, अच्छा उससे बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड इज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन पाककोइत में चूंकि लोग भी कम थे और रिस्ट्रक्चरिंग और इसका पोर्टफोलियो काफी था वहां पे, रिकवरीज उसका था। तो उस पे जो है ना ऐसा डायरेक्ट एक्सपोजर मिला उधर कुछ केसेस में कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लाहौर गया एक कंपनी से पैसे रिकवर करने के लिए। तो मैं तो उस वक्त बहुत ही, देखने में भी मैं बहुत छोटा सा लगता था। टेक्सटाइल की थी वो थी पेपर मिलती, वो आपको ताज पेपर मिल थी। वो उनके एक सिंधु साहब थे। वो जब मैं एयरपोर्ट गया तो वो एक लंबे तगड़े आदमी और साथ 2 गार्ड थे, दोनों के हाथ में गन्स थी। और वो मुझे कहा इधर गाड़ी में बैठे आप। अच्छा मैं गाड़ी में बैठ गया। अच्छा जमाने कच्चे में लेके आने का रवाज नहीं, उसका वो अभी तो शुरुआत थी ना। अच्छा। तो उन्होंने खाना खिलाया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कल चलते हैं फैक्ट्री।
अच्छा, अब मैंने उनसे रिकवरी की बात करनी थी। अब पूरा वक्त हिम्मत बना रहा था कि अब इनसे मैं रिकवरी की बात कब करूं कब करूं कब करूं। तो अब मौका देख के मैंने जब उनसे रिकवरी की बात की तो वो तो खड़े हो गए। मतलब एक एक्सपीरियंस था कि एक, क्योंकि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी ना इस तरह की, तो हमें खुद ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अच्छी बात पाकवत में ये था कि आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग बड़ी लाइव हो रही थी, और इन चीजों से बड़ा सीखा मैंने। ये था एक इंडस फ्रूट एक कंपनी थी, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की हमने। उसके बाद क्या किया, बंदूक सीधी की नहीं? जो आवाज निकाली ना मैंने, इतनी तेज आवाज की थी कि सुनी नहीं कभी जिंदगी में। बस फिर मैं वहां से फ्लाइट लेके वापस आ गया था। नहीं, ये थी हमारी लर्निंग थी, एक्सपीरियंस था, बिकॉज हम जो है ना इन चीजों में। आपको शायद मालूम होगा बाद में कोई जमीनों का कब्जे में मर्डर का चार्ज था। अच्छा, मर्डर का चार्ज था, वो मफरूर हो गए थे। अच्छा अच्छा, और वो ताज पेपर वैसी रही थी। अच्छा, वैसी रही थी, बड़ा सत्यानाश हुआ था पूरे पार्टी। तो ये असल में ये वो स्मॉल फिश इन बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड में रहने का ये है ना कि आप लर्निंग बड़ी होती है, आपकी मल्टीपल लर्निंग्स वहाँ हो। हाँ, ये मैंने अक्सर कोट किया है जैक मा को भी। जैक मा ये कहता था कि यार किसी बड़े इदारे में शुबे में घुसो तो ये छोटा सा पर्दा होगा। जी, बिल्कुल। और पता नहीं सराउंडिंग। और आप यकीन करें वसीम साहब, जो मैंने पाकवत में सीखा था ट्रेजरी में भी और कॉर्पोरेट फाइनेंस में, वो मुझे बाद में बहुत काम आया, यूबीएल में भी बहुत काम आया। बिकॉज आपको मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, यूबीएल में यहाँ पाकवत में ट्रेजरी में काम करते थे हम, उस वक्त फंड रेजिंग करते रहते थे हम, ये करते रहते थे। मुझे जब मैंने यूबीएल ज्वाइन किया था तो एक इशू आया वहाँ कि फंड रेज करना था हमने, और वो फंड ऐसा रेज करना था कि हमने डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाना था। तो अभी सब बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, टीएफसी का रिपो कर लें। तो ये अच्छा, इत्तेफाक से उन लोगों को पता नहीं था, ये टीएफसी का तो ज्यादा नहीं पता था, रिपो का भी उनको रिपो का पता था, ट्रेजरी बिल का रिपो इसका पता होता था। तो बेसिकली किसी कंपनी से किसी से उन्होंने पैसे लेने थे और अच्छे रेट, हाई रेट पे। तो जब मैंने ये आइडिया था, ये चीजें हमने सीखी पाकवत से, बिकॉज वहां तो हमेशा आपको पता होता था ट्रेजरी में फंड रेजिंग, और ये एक टेंशन में इंसान चल रहा होता है। जो एनबीएफसी में जो सीखता है ना इंसान, वो ऐसा होता है कि जो हर जगह काम आता है वो, तो उससे बड़ा फायदा हुआ, और ये जो चीजें सीखी हमने तो उसका आगे हमें बेनिफिट्स बहुत मिले। फिर ये जो हम लोग को जो फायदा रहा पाकवत में, आपको भी, मुझे भी, हमारे साथियों को भी, कि जब कोई इदारा नया नया बनता है तो जैसे जैसे इदारा ग्रो करता है वैसे वैसे आप भी ग्रो करते चले जाते हैं। तो इसका भी बड़ा फायदा रहा शुरू में ज्वाइन करने। और अच्छा, आई थिंक मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा हुआ था, इरफान साहब का, और वो अदनान साहब थे। आपने एएनजी के उसकी मिसाल दी बहुत प्यारी कि हर ट्रांजैक्शन में पैसा होना चाहिए। अच्छा, इरफान साहब का भी कहना ही था कि बॉटम लाइन पैसा है, बाकी सब चीजें। और इसी में याद है कि पाकवत के एक एमडी होते थे, अदनान अहमद अली साहब, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि कौमी मफाद कोई चीज नहीं होती है, अपने अपने इदारे का मफाद देखो तो कौम मफाद को बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ये बात समझाई थी है कि जब हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है किसी चीज का, तो हम कहते हैं कौमी मफाद में है। एब्सोल्युटली, अभी भी यही होता है, आजकल भी यही हो रहा है जी। और इसीलिए वही सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कौमी मफाद में लगाए गए थे, वो सब बैठ गए, बिल्कुल सब बैठ गए। तो वो ये इस तरह की चीजें जो है ना, वो तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सही मानों में जो आपका करियर जो स्टार्ट हुआ, इससे पहले कि हम उस पर जाएं यूबीएल फंड के ऊपर, के तकरीबन कोई 15 साल के करीब आपने पाकवत में, हाँ, दोनों मिला के कॉर्पोरेट फाइनेंस की। जी, कॉर्पोरेट फाइनेंस यूबीएल में, पाकवत में तो मैं 9 साल जी, तकरीबन 92 में 8 साल, और 92 में ज्वाइन किया मैंने जी, तकरीबन 9 साल, और 2000 में मैंने छोड़ा था, और बीच में मैं 1 साल बाहर पढ़ने गया था, और पाकवत ने मुझे हाँ 1 साल वो मैंने, लेकिन वो मेरी जॉब वहाँ थी, और मुझे सैलरी भी देते रहते इरफान साहब, वो बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था। और जब मैं वापस आया था तो मुझे प्रमोशन भी अच्छी मिली, और मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस का हेड बना दिया था उन्होंने। और उसके बाद हमने बहुत अच्छी वहाँ पे पाकवत में हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया, बहुत ट्रांजैक्शंस की, और अच्छी एक समझे कि बहुत एक्टिव वहाँ पे हमारा काम होता था पाकवत। तो मैं उसको आपके काउंट करूंगा जो यूबीएल का पहला फेज था कि आपने यूबीएल के भी जाके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, हेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो गुफ्तगू तो चलती रहेगी, और आप यादें मेरी ताज़ा कर रहे हैं, और पाकवत के जमाने की यादें ताज़ा कर रहे हैं। वो लड़ाई झगड़े आपने याद कर मैं भूल चुका था, लेकिन आप नहीं भूले लड़ाई झगड़े। तो मेरे ख्याल है इसको यहीं पे रोकते हैं, और बाकी में इंशाल्लाह अगली किस्म में। जी, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी किस्म खुशामदीद। बात हमने छोड़ी थी आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस के करियर के बारे में, और जो पाकवत से शुरू हुआ था, और वहाँ पे फिर आप यूबीएल में गए, और आपका जो आगाज हुआ था, आपने कहा था कि बहुत बड़ा एक बैड पोर्टफोलियो भी मुझे मिला था, उसमें माशाल्लाह कितना इजाफा किया आपने बैड पोर्टफोलियो में रहते हो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक हम उसके बाद कोई ऐड नहीं किया हमने, कि अगर एक आध किया हो तो ये याद नहीं है, लेकिन ये कि ओवरऑल पाकवत में बहुत ही कंजर्वेटिव लैंडिंग होती थी। अगर आपको याद हो, इरफान साहब और अदनान साहब
बहुत ही मेरिट बेस्ड काम कर रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हमने किया नहीं जो कि खराब हुआ हो। आपकी मौजूदगी में मैं यंग बैंकर्स को एक पैगाम देना चाहूंगा कि वहाँ जो हमारा तजर्बा हुआ था, अब मैं तो आपसे पहले आ गया जी, था, पहले आए। मैं 1980 में पक को ज्वाइन कर ली थी मैंने। ये प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में तब आते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पर रिलाई करते हैं। Right. कुवैत में जो बेड पोर्टफोलियो इशू के 10 सालों में बना था ये, उसकी बड़ी वजह ये नहीं थी कि वहां पे कोई खुदा न खासा किसी किस्म की करप्शन थी, बल्कि हम देखते हैं यार आईडीबी ने कर दिया, ZTBL ने कर दिया, फला ने कर दिया, हमारा तो इतना छोटा सा पोर्शन है। तो वो चलती गाड़ी सिंडिकेट में जाते ही है, और सिर्फ ये सोचते हुए जाते हैं कि भाई आईडीबी ने कर दिया। हमारे ज्यादातर पार्टी, जैसे आपने इसका ताजपुर की मिसाल दी, ये वही थे जो इस बेसिस पे कि आईडीबी से रेफर हुए थे। अब वो बाद में कहानियां खुली कि उन्होंने रेफर क्यों किया। तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के जो मैंने जो सबक सीखा वो ये है कि अपनी अकल से सोचो और दूसरे की अकल से सोचो। और दूसरी वही जो आपके एनजी के एमडी की बात ये कि ये देखो बॉटम लाइन पैसा है कि नहीं है। आप जरा बताएं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। अच्छा, मैं आपको आप बिल्कुल सही बात की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब स्कॉटलैंड में पढ़ रहा था तो मेरे प्रोफेसर थे फाइनेंस के, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो बड़ी अच्छी बात करता था। वो कहता था ये देखें, आप हमेशा अच्छे कॉर्पोरेट लेंडर बनेंगे, अच्छे कॉर्पोरेट फाइनेंसियर बनेंगे जब आप जो भी लोन आप दे रहे होंगे ना, आप समझेंगे आप अपना पैसा इसको देंगे या नहीं देंगे। तो ये वो बोलता था, ये क्राइटेरिया है। समझो कि क्या, वुड यू गिव योर ओन मनी टू दिस गाय? तो अगर आप इसको खुद देंगे तो कंपनी का भी पैसा दें उसको। तो ये बड़ी अच्छी वो एग्जाम्पल देता था। मुझे बड़ा याद आता था, पाको से याद आता था जब वो बोलता था ना ये बात। ये पता नहीं आपसे मेरा लखड़ा हुआ इस पे नहीं हुआ, लेकिन वहां मैंने कई दफा ये बात की कि जब लोग, क्योंकि मैं क्रेडिट कमेटी वगैरह में था, कि जब कहीं अटक जाए ना किसी अंदाज से कि करे या ना करे, तो मैंने कहा आसान सा है, एक नोशनली आप अपनी भी कोई इसमें अमाउंट लगा दें कि अपने प्रॉन्ट फंड के अगर पैसे लगाने होंगे तो आप कितने लाख लगाएंगे अलामती तौर पे। अकल सारी खुद बहुत आती है कि यार अपने पैसे नहीं लगाने, जो अपने पैसे नहीं लगाने फिर इदारे के पैसे नहीं लगाने हैं। बिल्कुल, आई थिंक इससे बड़ा फर्क पड़ता है और आप फिर डिसीजन मेकिंग जो है ना आपकी बड़ी सही सिम्प में चली जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो मैंने भी सीखा और मैं आपसे, बल्कि सिंगल आपसे भी सीखना मुझे, वो ये कि बुनियादी तौर पे जब अपने पीछे पलट के देखा अपने बैड डेट्स को, उन लोगों के चेहरों को तो देखा, फिर सोचा हमने कि क्या ये चेहरे थे वापस करने वाले। उस वक्त आउट ऑफ एक्साइटमेंट हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया सके, और बाद में खुद बहुत मालूम आता है कि चेहरे ऐसे नहीं थे। नहीं देखें, तजुर्बे से इंसान बहुत सीखता है। और क्योंकि हमारा नया नया करियर शुरू हुआ था, हम ज़्यादा चीज़ें फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो अब बाद में आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जो मियां मंशा साहब हैं, उन्होंने अपने फाइनेंस मैनेजर से ये कहा कि गलती तुम्हारे में और हमारे में सिर्फ ये है कि हम जो है ना पहले शक की निगाह से देखते हैं और फिर उसको यानी कि इनोसेंट, वो जो फिर कहते हैं गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। सही है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप पहले इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। ये भी थ्योरी अच्छी है। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि ये आप लोग इस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि अनलेस द गाय या जो भी है प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है, तो आप उसके साथ ट्रस्ट करें। वो ट्रस्ट लेवल की बात है सर। लेकिन हम लोग फेस वैल्यू पे जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, और बहुत मुश्किल होता है नए आदमी के लिए तो ज़रा फेस वैल्यू पे ही जाते हैं वो। लेकिन क्योंकि देखें आजकल दुनिया में खासतौर पर कॉर्पोरेट लेंडिंग में लोग पैसे लेने के लिए देखें लाइन लगी होती है, और हर स्मार्ट आदमी जो है ना उसको ही लोन मिलता है। आप ये देखें, कोई जितने आपके बैड डेट भी होंगे, उनके जो मैनेजर्स थे या जो उनको मैनेज करे, जो लेके आ रहे थे चीजें, दे वर स्मार्ट पीपल। हाँ, दे वर गुड इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे पहले बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, बड़े कन्विंसिंग बात करेंगे, स्टोरियां सुनाएंगे ये। और इन्वेस्टमेंट में मैंने बाद में CFA में जाके ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि उन्होंने एक ज्यूरी रखी। उन्होंने ज्यूरी में उन्होंने कहा कि जो लॉयर है ना, एक लॉयर एक कोई स्टोरी सुनाए इसके बारे में, ये इसके बारे में, और दूसरा बगैर स्टोरी के। जो स्टोरी सुनाने वाला का था उसको ज्यादा कन्विंसिंग समझ। तो हमेशा ये डरना चाहिए कि जो आपको अच्छी स्टोरी सुना रहा हो ना, तो आपको गौर से देखना चाहिए कि भाई ये स्टोरी में दम क्या है, पीछे क्या है, ये क्या है। तो ये बड़ा जरूरी है। स्टोरी से क्या होता है, इंसान गिर जाता है। बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग में ही फंसता है उसमें। आपने एक बड़ी सेंसिटिव सी बात की, और जो फैक्ट ऑफ लाइफ है वो ये कि बाज़ औक़ात जो हमारा कस्टमर से जो वास्ता पड़ता है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बाज़ औक़ात वही प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और जाहिर है कि आपकी भी तजुर्बात में ऐसी चीज़ें आई होंगी। मैं सिर्फ ये एक और एंगल से कहूँगा, आपका माशाल्लाह कॉर्पोरेट फाइनेंस का तजुर्बा रहा वहाँ पे पाक कुवैत में, फिर आपको UBL में तजुर्बा रहा।
जाहिर है हर किस्म के लोग होते हैं, आप जैसे प्रोफेशनल भी होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें वो भी लोग आते हैं जिनकी लॉयल्टीज अपने इदारे के साथ नहीं होती हैं, बल्कि उन मियाँ साहब के साथ, उन चौधरी साहब के साथ होती हैं, जिनके अकाउंट वो अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है, जो मेरे देश से गुजारी है। सही है। और जब उनके इंटरव्यूज होते हैं तो बताते हैं साहब फलां से इतना लेके आऊंगा, फलां से इतना लेके आऊंगा, फलां से इतना लेके आऊंगा, और यही बात उनका सेलिंग पॉइंट होती है। जो तजर्बे में मेरे आया वो ये कि ये लोग 3-4 साल तक अपने उनका ताल्लुकात को कैश करते हैं, उनके यहाँ पे प्लेसमेंट कराते हैं, नए मतलब कि लाइब्रेरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि ऐसे प्रोडक्ट की अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। और जब 3-4 साल के बाद बड़े इत्मीनान से वो बेड डेट छोड़ के मियाँ साहब चौधरी साहब को लेकर दूसरी तरफ चले आते हैं। बिल्कुल यही होता है, और ये होता रहा है, साइकिलिंग चलती रही है। आपको याद हो मुहिब टेक्सटाइल एक होता था, जी, वो उसमें टिपिकल यही होता था कि वो इस इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन चेंज होता रहता था, वो बंदा इधर से उधर होते थे और वो लोन इधर से उधर मूव होता रहता था। बाद में वंस साइकिल टूट गई तो खत्म। हमारे मतलब आप उठा के देखे तो 90 के बाद से जो हमारे जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इदारे बर्बाद हो गए, एनडीएफसी बर्बाद हो गया, फैक्टर्स इक्विटी, एनडीएफसी, आईडीबीपी, ये सारे इन्हीं की वजह से हुए सारे। ये सारे जो पैसे डूबे हैं, ये सड़क पे चलने वाले गरीब लोगों ने डूबे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर जब जब मौका मिला है तो प्रोफेशनल्स ने भी इस मुल्क को बड़ा बर्बाद किया है। मुख्तलिफ कितने बैंक्स आ गए थे इसके साथ जो डूब गए, गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ख्याल है कस्टमर पर नजर रखें और अपने पीयर्स पर नजर रखें। असल में ऑर्गेनाइजेशन एक तो इंटेग्रिटी जरूरी है, देखिए इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जिसका, और दूसरी ये है कि फेथफुलनेस टू योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, आप उसके लिए कितने फेथफुल हैं और उसके लिए आप काम कर रहे हैं और ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी वगैरह तो इस तरह से ये होता है कि आपने चूँकि सैलरी मिल रही है आपको, अगर आप ये देखें आपने बाहर से भी फेवर्स अगर ले रहे हैं और साथ कर रहे हैं चीज़ें, तो ये आप बिल्कुल, ये होता यही है कि देखें जब आप इतने, वो कस्टमर भी पैसे खर्च कर रहा होता है तो उसका कोई इरादा नहीं होता लोन वापस करने का, बिकॉज उसका तो वाइबल ही नहीं है उसके लिए वो जो आप। और हमने देखा भी इस तरह कितने कंपनीज बैठी हैं और ओवर द इयर्स जो है ये एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है लोगों का। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है, मसला ये है कि कम लोग हैं जो कि अब इंटेग्रिटी वाइज अगर आप देखें हमारे खासतौर पे कॉर्पोरेट लेंडिंग पोर्टफोलियोज में, खैर अब तो सिस्टम्स बहुत स्ट्रीमलाइन हो गए हैं और तो काफी, और CIB वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था। और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इन चीज़ों के इंसिडेंट्स कम हो गए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये कि आपकी जो है ना इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस, बिकॉज आपको पता होता है कि कौन पैसे, लेकिन कुछ अरसे बाद 5-10 साल बाद अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, आपको पता है किसने पैसे देने किसने नहीं देने, ये तो आपको पता लग जाता है। ये पता लग जाता है, आपको फीलर आ जाता है और फिर वो आई थिंक मैं ख्याल जब भुट्टो साहब के ज़माने में जब बैंक सारे नेशनलाइज किए गए थे उस वक्त तक इतने बड़े बैड डेट का वो इसलिए नहीं था कि कुछ थोड़े से रेगुलेटरी भी चीज़ें हमारी काफ़ी नम थी, तो बेनामी जो डिपॉजिट्स वो सेठों के पास हुआ करते थे। बिल्कुल, ठीक है, और जिसकी वो खदीजा बीबी, आमना रूपा भी भाई के नाम की वो FDI बना के रखते थे, और असल चीज जो थी वो वही उसका वो होती थी बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी। बिल्कुल। और जब नेशनलाइज हुआ और गवर्नमेंट सर्व ने, तो वो सारी चीजें पीछे आ गई, वो दूसरी चीज। और वरना पहले ये था, हमारे क्या साथी बताते हैं कि जिन्होंने सेठों के साथ नौकरी की थी कि दोपहर को खाना खा रहे हैं और बेचारा कॉर्पोरेट वाला लेके बैठा लिस्ट है, तो अभी वो निवाला तोड़ के मुंह तक लेते वो कर ले इसको, 4 पोस्टों से जानते थे। हाँ बिल्कुल, ये तो अब वो बॉन्डिंग नहीं है, नहीं वो नहीं है, बिकॉज अब आई थिंक इंटेंशन अगर पैसे नहीं देने के हैं तो फिर तो आप किसी तरह से भी आप उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो आपकी बात से बड़ी मैं ख्याल उन लड़कों को सीखने को मिलेगा जो आज कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को नहीं देखते हैं और जो अभी तक इस चीज़ की उम्मीद पे है कि आदमी इंटेग्रिटी के अंदर कायम रहे, तो ये कि अपनी रोटी रोजी के साथ बेईमानी ना करो, दूसरों पर रिलाई ना करो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो और सोचो ये कि व्हाट इफ के ऐसा नहीं होगा। और आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है नेम लैंडिंग से ज़्यादा प्रोजेक्ट की जो ना बेस, उसकी सॉलिडिटी कितनी है और क्या वाइबिलिटी है, आई थिंक वो हम थोड़ा उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये अच्छी कंपनी, अगर देखिए एक प्रोजेक्ट बैठने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, कुछ ऐसी कॉर्पोरेट्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम बहुत बड़ा सुना होगा, दीवान सलमान और दीवान, लेकिन वो तो देखें आप कैसे बैठा और कैसे खत्म हो गया। वो नेम लैंडिंग करते थे उसको बैंक्स। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि हर दौर में कोई दर्जन 1.5 ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा बड़े नाम थे ये,
और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो एक मुकाबला होता था बैंकों के दरमियान, फाइनेंशियल के दरमियान, ये कि आपने पूरी मेहनत कर ली, बड़ी मुश्किल से कस्टमर लेकर आए हैं, और एक छोटे बैंक ने सोचा कि भाई इन्होंने ड्यू डिलिजेंस सारी कर ली है, वो उन्हें 2% का रेट कर दिया और आपका कस्टमर उठा के। बिल्कुल ये होता है और ये होता है, ये भी करते भी बहुत चालाक है, बिकॉज ये इसी तरह लड़ाते हैं बैंक्स को आपस में, और इनको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और रेट भी कम हो जाता है इनका, और इनके पास बैंकरों की कोई इज्जत भी नहीं होती। मैं जुमले यहाँ पे दोहरा नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सही है कि सेठ साहब बैठे हुए थे, उन्हें किसी ने अपने कान से सुना, मानो बाहर बैठे हुए, तो उनका ये आपके काफी मेहमान, तो उन्होंने बाकायदा गाली निकाली थी बैंक वालों को, और एक पेशे से वापस कि वो लोग है, ये आ जाते हैं इधर, ये मतलब ये उनका रवैया होता था। और मैंने तो एक दो लेंडर जो बाद में डिफॉल्ट हो गए बोरोवर थे, उन्होंने मजहब को भी बड़ा इस्तेमाल किया। सिंडिकेट मीटिंग होती थी तो उसमें शुरू में काफ़ी लंबी चौड़ी तिलावत और तकरीर, और फिर उसके बाद बात होती थी, और वो सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर फिर बाद में बने, और बिला वजह बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हुए, वो कोई हो नहीं सकते थे डिफ़ॉल्टर। तो ये देखें, इंसान को असल में इशू ये है आजकल के कॉर्पोरेट टेंडर्स को ना, चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। जी जी, ये किसी भाव में नहीं आ जाना चाहिए, किसी इंप्रेशन में नहीं आ जाना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा एक लॉयर होता था, आपको याद है, पाक में मुनीर मलिक, जी जी जी, वो कह रहा था, वो उसकी एक बड़ी टिपिकल उसकी स्टेटमेंट होती थी कि हर चीज को आप कोलैप्स करके देखें। एग्जैक्टली, हाँ, कोलैप्स करके देखने का मतलब ये कि आप देखें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वो हम नहीं सोचते, हम वो सोचते नहीं। तो वो बड़ी एक चीजें जो थी ना, ये एक जिंदगी में याद रह जाती हैं, वो याद रहेगी, हर जगह वो बड़ी काम आती है। असल में मजे की बात यह है कि ये जो लोग जिनकी नियतें होती है डिफॉल्ट करने की, वो लोगों की साइकी को समझते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पंजाब में एक बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप था, और उनके पास मिलने गए थे हमारे बॉस, और बहुत मुतासर होकर आए थे कि पूरी फैक्ट्री में जहाँ से गुजर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कुरान तोहफे में, जनाज़ तोहफे में। उनको पता था कि इनका मजहबी रुझान है, वो इन्हीं चीजों में बड़े मुतासर हो गए थे ये, लेकिन बाद में वो सेक्टर के बहुत बड़े डिफॉल्टर निकले गए। तो ये लोग तो वो है जिनको मालूम हो जाए कि भाई मेरे साहब को शायरी पसंद है, तो पहले शेर रट के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मजहब को तो बड़ा मिसयूज किया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये इस तरह की केसेस काफ़ी मैंने भी देखे, और मैं शुरू में बड़ा इंप्रेस होता था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे वालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि कोई बिजनेस डीलिंग में या आपके उसमें कोई मजहब को बीच में लाए ना अगर, तो उससे काम नहीं करना, बिकॉज वो मजहब के आड़ में वो आपसे जो है आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो बड़ी कस्में खाते थे और ये और वो, और उसने बड़ा हमें धोखा दिया था। तो उसके बाद उनका भी तजुर्बा वहीं बना था कि वो भरोसा करके दे देते कि अल्लाह और रसूल का नाम ले रहा है वो। लेकिन ये इन चीज़ों में ऑब्जेक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसमें जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उन यंगस्टर के लिए जो आजकल कॉर्पोरेट फाइनेंस बैठे हुए हैं, और जिस नतीजे तक पहुंचे हैं कि पहली बात तो ये है कि दूसरे इदारे की सिंडिकेशन में रिलाई ना करो। उनके अपने कुछ भी मकासद, आप अपना देखें, अपने इदारे का मफाद देखें, दूसरे इदारे का मफाद ना देखेंगे। और दूसरी बात ये, किसी की चिकनी चपड़ी बातों में ना आए। और हाँ, बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि अपने साथियों पर भी नजर रखें, ये बहुत जरूरी है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई जैसा नहीं होता। और किसी भी आपका दफ्तर का, बैंक का कोई साथी ऐसा है जिसके अखराजात उसकी नॉन किस्म की जो आमदनी है उससे बढ़ के हैं, तो अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल, उसको कोई और फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन में अगर थोड़ी भी अलर्टनेस होगी ना, तो अगर वो जिन चीज़ों को सपोर्ट करेगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये है, गड़बड़ है इसके अंदर। असल में इसमें अलर्टनेस की बड़ी ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहना चाहिए और जो है ना अप्रोप्रिएटली एक्ट करना चाहिए उस सिचुएशन में। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो मोटी मोटी फिजिकली रिपोर्ट होती है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, अपनी अकल इस्तेमाल करिए। हम भी जो फंसे थे पहले एक और इदारे में भी है, मैं पाककोट में था पहले, तो वहाँ पे ये था कि मालूम है कि बोर्ड मीटिंग से 3 दिन पहले आईडीपी वालों ने बना के भेजी, अब हर चीज पकी पकाई 12 मसाले की चाट आ गई है, और फिजिकली रिपोर्ट ये बड़ी जबरदस्त लग रही सारी है, उनका बोर्ड में रखो देखी जाएगी, और निकल भी गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि फिजिकल रिपोर्ट में रिलाई नहीं करता हूँ, जो अपनी अकल है। फिजिकल रिपोर्ट क्या है, वो देखिए नंबर है ना, आप जैसे खेलते हैं, आपको एक्सेल पे बनती है वो सारे, जी, आप जो नंबर डालते हैं उसको। नूरियाबाद में एक बहुत बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही थी। अब जब वो आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही थी, जो कि जाहिर है आईडीपी वगैरह की फाइनेंसिंग थी, तो उस वक्त एक बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई गई थी, और जिसमें जो ओरिजिनल कैपेक्स था वो तो पूरा आ रहा था, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टफॉल ना तो उसके पास थी, एंटरप्रेन्योर के पास थी, ना कहीं बैंक से मिली थी। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जनाब जिस दिन आइसक्रीम बननी शुरू होगी तो पार्टियां तो बाहर लाइन लगा के बैठ जाएंगी, और हमारी आइसक्रीम जो वो हॉट केक की तरह बिकेगी, पार्टियां एडवांस देके जाएंगी। उस पर रिलाई करते हुए हमने भी इस पर कोई जजमेंट अपना अप्लाई नहीं किया और वहां पे फाइनेंसिंग कर दी।
जब फाइनेंसिंग कर दी और जब टेस्ट ट्रायल आया तो मालूम हुआ ये फील्ड तो वो है जहाँ पे आप एडवांस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको वहाँ पे हर दुकान के ऊपर अपने वो रखने आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीजर, आपको वर्किंग रिक्वायरमेंट है और फिर जब उसके पास पहला जब आप पहला स्टॉक बनाएंगे उसके तो पैसे चाहिए होंगे आपको जी, वर्किंग कैपिटल। हाँ, और उसके बाद क्रेडिट सप्लाई करेंगे, रेफ्रिजरेटेड वैन में सप्लाई करेंगे। ये हमने कभी फिल्म में देखे ही नहीं, हमने उस पर रिलाई कर लिया था कि जनाब लोग एडवांस देंगे तो थोड़ी सी अपनी अकल अप्लाई करें। और मैं ख्याल अभी बात चलती रहेगी, जरा किस्से लंबी जाएंगी, तो अब हम चौथी किस्से मजीद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने बातें की थी कॉर्पोरेट फाइनेंस की, उसकी जो इश्यूज थे, बर्निंग इश्यूज थे। अब मेरा ख्याल है हम सीधे आते हैं कैपिटल मार्केट, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, और माशाल्लाह आपने यूबीएल में जब स्विच ओवर किया तो फिर आप यूबीएल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। जरा वो तजुर्बा शेयर करें। और इसमें इत्तेफाक की बात यह कि ये भी आपका एक शौक था, क्योंकि आपने कहा मैंने अपनी पहली सेविंग से ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लिया था और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी, तो आपसे जानते थे। एक नेचुरल मेरा शौक था इन्वेस्टमेंट्स का। और एक देखें, हर चीज़ में ज़रूरी है कि करियर में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैशन होना चाहिए। देखिए, आपने अपने लॉ प्रोफेशन किया तो आपने काम पैशन के साथ किया। पैशन और लव के साथ अगर कोई काम करते हैं ना आप, तो आप दिल से काम करते हैं उसमें। फिर आप ये नहीं देखते कि तनख्वाह मुझे कितनी मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या नहीं। आप फिर क्या करते हैं, जब आप पैशन से कोई चीज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं उसको, बिकॉज आपके इज क्लोजर टू योर हार्ट एंड आई थिंक यू रियली पुट एफर्ट डालते हैं उसमें। तो भाई यही लोगों से जब जॉब के लिए आते थे यूबीएल फंड्स में भी पूछा था, भाई ये बताओ इन्वेस्टमेंट्स का काम करोगे, अगर तुम्हें सैलरी नहीं भी मिलेगी तुम करोगे शौक से? तो कुछ लोग तो कहते थे हाँ बिल्कुल करेंगे शौक से, बिकॉज ये हमारा शौक है। तो बिकॉज और जब एक्सेलेंस आता है ना इंसान में, एक्सेलेंस वहीं पे आता है जी, जब आप कोई चीज़ पैशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ करें। मतलब काम चलाओ आप कुछ कर रहे हैं अगर, तो आपको उसमें क्वालिटी वो वर्क नहीं आती। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो कैपिटल मार्केट का, जब यूबीएल में मैंने जॉब शुरू की थी कॉर्पोरेट फाइनेंस में, तो हमारे सीईओ थे यूबीएल के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुझे कहा कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो ऑफ बैलेंस शीट हो और हम अच्छे रेट दे सकें कस्टमर्स को और ये वो। तो इसी तरह तो मैंने काफ़ी उसको एवेल्युएट करके फिर मैंने उनको ये आइडिया दिया कि हम ओपन एंड फंड बनाते हैं, तो कैपिटल मार्केट कंपनी बनाते हैं, उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि फ़ंड मैनेज करेगी और वो यूबीएल की सब्सिडरी होगी और वो ऑफ बैलेंस शीट होगी, और फिर हम उसमें कस्टमर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑफर कर सकते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, फिक्स्ड इनकम की और इक्विटी दोनों स्कीम्स ऑफर करते हैं। अच्छा, लकीली ये था कि जो यूबीएल के उस वक्त सीईओ थे आमिर जफर खान, वो उनका भी कैपिटल मार्केट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, कीन इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बहुत ही रियली लाइक द आइडिया और समझें कि वो उन्होंने मुझे कह दिया कि ऐसा करते हैं, ये तो हमारे ऑफिस के काम में खलल करेगा, बिकॉज यहाँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसा करें सुबह 6 बजे मेरे घर आ जाएं, वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। अच्छा। पहले उन्होंने पूछा कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं? मैंने कहा सर मैं उठ जाता हूँ जल्दी। अच्छा फिर तो ज़बरदस्त। कह रहे 6 बजे मिलते हैं सुबह घर पे नाश्ते पे, हाल ही रजर में नाश्ते पे मिलते हैं 6 बजे। तो मैं अगले दिन सुबह पहुँच गया उनके 6 बजे। तो नेक्स्ट 6 दिन मैं सुबह 6 बजे उनके घर जाता था और कोई हम 8-9 बजे तक ये करते रहते थे, प्रेजेंटेशन बनाना, ये करना, कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद वो ऑफिस चले जाते, मैं भी ऑफिस आ जाता। तो उन्होंने फिर जब छठे दिन ये हो गया तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये रेडी है। तो उन्होंने उसी वक्त फ़ोन मिलाया, खालिद मिर्जा साहब होते थे, ये एससीसीपी के चेयरमैन होते थे, 2002 की बात है। तो उन्होंने उनको मिलाया फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाता हूँ मिलने। फिर उसी दिन हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और ये पहली दफ़ा हो रहा था कि कोई बैंक जो है ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना रहा था पाकिस्तान में और वो म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहा था। तो अब उन्होंने ये कहा कि एससीसीपी से भी, स्टेट बैंक से भी अप्रूवल लेना होगा। तो हमने स्टेट बैंक को खत लिख दिया। अब स्टेट बैंक से जो है ना 1 हफ्ते बाद हमारे पास जवाब आया। तो स्टेट उस वक्त यूबीएल जो था ना वो उस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक होता था। तो स्टेट बैंक से जवाब आया, एक बार नास्टी लेटर आया। उन्होंने लिखा कि भाई आप बैंक हैं, आपका इतना बड़ा बैड डेट पोर्टफोलियो, आप बैंक लोन रिकवर करने पे अपना टाइम लगाएं, ये क्या आप एसेट मैनेजमेंट का लेके आ गए। सारी हमारी गाली। तो वो हमने कहा दी हम फिर एनीवे ये हुआ था, ये 2002 की बात है। तो उसके बाद फिर हमने उस वक्त यूबीएल प्राइवेटाइजेशन भी एक्टिव हो गई थी। तो यूबीएल प्राइवेटाइजेशन पे काम होना शुरू हो गया था, तो हमने बड़ी जान मारी। फिर स्टेट बैंक में गवर्नर साहब को फिर से मिले, प्रेजेंटेशन दी। तो खैर एनीवे उन्होंने पूरे रूल्स वगैरह बनाए, अप्रूव कर दिया, वो हमारा केस अप्रूव हो गया और फंड जो है ना हमारा लॉन्च होने वाला था। और फिर उसी दिन जो है वो प्राइवेटाइजेशन भी यूबीएल की हो गई थी और वो बेस्ट वे ग्रुप को उन्होंने कर दिया था। और एक हमारे अब कल का दिन था जो हमारा वो आने वाला था, कैपिटल आना था उसमें, सीड कैपिटल आना था, वो जो एएमसी में कैपिटल आना था 250-200 मिलियन इस तरह का कुछ कैपिटल आना।
तो वो लेटर आ गया कि कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो आए शाम में, तो मैंने प्रेसिडेंट के बाद मैंने कहा सर ये अगर अभी नहीं हुआ, ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट तो हमारा डेड हो जाएगा, तो आप अभी अप्रूव कर दें, हम अभी पैसे जो है ना मूव कर देते हैं। तो विद इन द सेम डे हमने वो पैसे मूव कर दिए और शाम में आया सर्कुलर, तो हमने किसी तरह से उसको कंप्लाई कर लिया आपने कि भाई हमने नई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पहले, तो वो फंड का आगाज हो गया और मनी मार्केट फंड हमने लॉन्च किया था। इस पर आई एम सॉरी मैं कथा कलामी हो रही, मुझे याद आया कि इत्तेफाक की बात यह है कि एक्सॉन केमिकल बाय आउट अमेरिकन जा रहे थे ये, तो उसमें बड़े विजिलेंट थे लोग कि कहीं कोई स्टे ऑर्डर ना आ जाए। सही है। तो तकरीबन तमाम जितनी भी कोर्ट थी वहां के वकील खड़े हुए थे कि इस ट्रांजेक्शन के खिलाफ कोई आना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एम्प्लॉय बाई आउट था, बाहर से मशीनें भी आनी सब कुछ चाहिए। एन वक्त में मालूम हुआ कि गवर्नमेंट सैटरडे की शाम को मालूम हुआ क्या हुआ कि मुल्तान की किसी छोटी सी कोर्ट ने स्टार्टर दे दिया इसके ऊपर। तो मुझे अभी तक याद है कि वो फिर बाकायदा जो उनके एक्सॉन के जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, और जिसमें इरफान साहब भी थे, मैं भी था, सारे बैंकर आए थे और अमेरिकन आए हुए थे अपने साथ शेयर लेके, कंपनी सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ था सारा ये, और वहीं पे सारी चीजें एक्सचेंज हुई और वहीं पे वो ट्रांजेक्शन थ्रू की इतवार के दिन। और सब कुछ करने के बाद जब पीर को नोटिस सर हुआ कि इस ऑर्डर आ चुका है, उनको भाग मिल गई थी, तो मालूम हुआ पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन तो काम हो चुका है, स्टेटस को ये काम हो चुका है। तो बात ऐसे तो हमने ही कर लिया था, तो वो कंपनी बन गई हमारी। और वो पाकिस्तान में जो ना सेकंड प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो बड़ा एक हिस्टोरिक था वो, बिकॉज उससे पहले बैंक्स जो ना इस चीज में नहीं थे। तो ये बड़ा विजन था यूबीएल के उस वक्त प्रेसिडेंट का। फर्स्ट जो थी वो पाकवित थी। नहीं, वो तो क्लोज एंड फंड था उस वक्त। अच्छा, ओपन एंड नहीं हुआ था, मीजान क्लोज एंड फंड था उस वक्त। पहले थी जेएस की बनी थी कंपनी, फिर वो आरिफ हबीब की बनी थी, फिर हमारी। और तो हमारे अप्रूवल पहले हो चुका था, आरिफ हबीब वालों ने पहले हमसे लॉन्च कर दिया था, तो वो बड़ी अच्छी होगी, हिस्टोरिक ट्रांजेक्शन हो गई और उसमें इंटरेस्ट भी था। तो वो हमने फिर उसको वहां से फिर कंपनी को हमने काम करना शुरू किया उस पर, कंपनी बनी। और आमिर साहब ने कहा भी जेड़ा बोले बुआ खोले, ये मुसीबत तुमने डाली, अब तुम ही। हाँ, तो उन्होंने मुझे सीईओ मैं इनफैक्ट आपको उस वक्त मैं चला गया था यूबीएल से, मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मनीला बेस्ड बैंक है, वहां मैंने जॉब शुरू कर दी थी। तो उसी वक्त ये थी 2003 की बात है, वहां मैं चला गया था और ये कंपनी समझे कि ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, ये एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी। तो 2005 में मैं बैठा मरगला हिल्स को देख रहा था शाम के वक्त, अपना बड़ा सुकून से बैठा था, तो सीईओ यूबीएल की जो ना उन्होंने फोन किया इस्लामाबाद में, सीईओ यूबीएल की आई, मुझे यूबीएल बैंक की सीईओ आतिफ बुखारी साहब की कॉल आई कि भाई ये कंपनी है, आपने इसमें सीईओ बनना है। तो समझे कि मैंने फौरन यस कर दिया उनको। उससे मुझे बाद में मसले भी हुए कि पैकेज वगैरह मेरा कोई इतना अच्छा नेगोशिएट नहीं हो पाया, लेकिन वो शायद मजबूर है। एनीवे, वो तो मुझे बहुत शौक था कि मैं वापस आऊँ कराची, बिकॉज वहाँ इस्लामाबाद में मैं इतना मुझे मजा नहीं आ रहा था। मौसम अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था। 3 बजे नौकरी छुट्टी हो जाती थी, आप गोल्फ खेलते, गोल्फ भी मैंने वहीं से शुरू, अच्छा वहीं से शुरू की। 3 बजे फारिग हो जाते थे आप, फिर गोल्फ कोर्स चले जाते थे आप, वहाँ गोल्फ खेलते थे, लेकिन मजा नहीं आ रहा था बिकॉज मैं ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड आदमी था। अगर आप यूबीएल में भी अगर मैं देखें और पाकवेट में भी था, तो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस करते थे और उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईपीओज और इस तरह की चीज़ें करते थे। और हमने बहुत कोई हिस्टोरिक ट्रांजैक्शंस भी की थी यूबीएल में, जो पाकिस्तान की ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शंस थी, तो वो की थी। इस तरह की अच्छी चीज़ें हमने की थी। पहले हमने एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन हमें पाकिस्तान का पहला किया था, अच्छा, जिसपे ट्रू सेल हुआ था उसमें, और लिस्ट किए थे हमने वो एसपीवी, तो वो हमारा लिस्टेड एसपीवी थी वो, उसमें तो वो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन किया था। वो पाकटेल के लिए हमने की थी। पाकटेल की जो है ना फंडिंग उसको रेज नहीं कर पा रहा था वो, तो हमने पाकटेल के लिए इस तरह करके हमने उसकी रेटिंग 2 या 3 नॉच ऊपर लेके आ गए थे, बिकॉज उसके सारे कस्टमर जो है ना पे कर रहे थे एसपीवी को बिल। ये तो आपने कर दिया, बाद में पाकटेल के साथ क्या बीती बाद में? अच्छा अच्छा, फिर वो ये तो फिर वापस आया कराची। उसको यूबीएल फंड्स जो थी वो 30 मिलियन कैपिटल था उसका, और लॉस में थी थोड़ा बहुत, और 3 बिलियन उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, और तकरीबन 5 कस्टमर्स उसके 90% एयूएम उनके पास था। 5 कस्टमर्स के पास था, 90% था। एक कंसंट्रेशन था, बहुत कंसंट्रेशन, बहुत दो भी निकल गया तो हमने, और 11-12 एम्प्लॉइज थे उस वक्त। फिर हमने वहां से एक पूरा एक बिजनेस प्लान बनाया, और हमने बनाया कि हम 3 साल में या 4 साल में टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनना चाहते हैं। मैंने कहा अग्रेसिव होना चाहिए सारा कुछ। जब हम लेके एससीसीपी पहुंचे तो हमारा एससीसीपी ने काफी मजाक उड़ाया था, ये तो हर कोई चाहता है वो टॉप एसेट मैनेजमेंट बन जाए,
और आप ये भी लिख के, आप भी लिख के ले आए। मैंने कहा देखो सर हम करेंगे। अच्छा आप ये बताएंगे, हमने वहाँ पे विजन बनाया, फिर हमने बड़ा इम्प्लीमेंटेशन की, बहुत चीज़ें की, नाम चेंज किया कंपनी का, नई प्रोडक्ट लॉन्च की, लोग हायर किए, HR सेटअप किया, ये वो किया। आप ये देखें कि जब इंसान का इरादा होता है कुछ करने का ना, तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो आप 2008 में, दिसंबर 2008 वी वर द बेस्ट कंपनी। ये 2005 से हमने शुरू किया था और वी वर द हाईएस्ट AUM वाइज कंपनी। जो आपने SCCP को जो कमिटमेंट दी थी उससे अमल कर दिया, वो पूरा हो गया। 3 साल में हमने पूरा किया था वो। 2008 में हम थे। अब ये कि 2008 में उसके बाद वो क्राइसिस आया, वो अपनी अलग अलग बात है, लेकिन उस वक्त हमने उस कंपनी को 2007 के एंड में, सॉरी हम टॉप पे कंपनी थे, मिड ऑफ 2007। उसके बाद तो आपको पता है 2008 में बहुत क्राइसिस आया पाकिस्तान में, स्टॉक मार्केट बंद हो गई, ये हो गया। एनीवे उसके बाद फिर हमने उसके बाद बहुत क्राइसिस भी देखे हमने, और एक नई कंपनी थी, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर हम जब मैंने छोड़ा था UBL फंड्स 2016 में, उस वक्त नंबर 2 हम लोग थे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आफ्टर मीज़ान हमारा प्राइवेट सेक्टर में। आफ्टर मीज़ान वी वर द बिगेस्ट AMC उस वक्त हम थे, और कंपनी में 300 एम्प्लॉयज़ थे, और कंपनी की जो बैलेंस शीट अपनी एसेट मैनेजमेंट में तो अराउंड 2 बिलियन के डिविडेंड्स भी दिए हमने। वो मीज़ान जो था वो भी बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था पाककोत कंपनी का। जी पाककोत, जिससे आपकी पोजीशन, जी आप ये समझे, पाककोत ही समझे, टोटल इंडस्ट्री का टॉप 2 लीडर्स जो थे ना, पाककोत से ही ताल्लुक है। असल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल मीज़ान जो है वो मीज़ान की बाई प्रोडक्ट है ये, हालांकि हकीकत ये है कि मीज़ान बैंक तो बना ही नहीं था। एग्जैक्टली ये वो तो बाद में 95 की बात है। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से, जी ये भी अल मीज़ान को तो बाद में मीज़ान तो पाककोत में बड़ा इनोवेटिव था, पहला एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ बहुत जाता है, बहुत विजन था उनका। और अल मीज़ान भी, उन्होंने मीज़ान बैंक भी जो बनाया वो भी बड़ा विजन था उस वक्त। इस्लामिक बैंक बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल बैंकिंग में। तो ये इस तरह हुआ कि 2016 में माशाल्लाह से हमने बहुत ठीक ठाक डिविडेंड्स दिए। 100 मिलियन की इक्विटी डाली थी UBL ने हमारे कंपनी में, और वो कंपनी की जो वैल्यू रिजर्व्स, एसेट रिजर्व थे, वो अराउंड 2 बिलियन हो गए, और तकरीबन 2 बिलियन के करीब डिविडेंड भी पे किया ओवर द ईयर्स। तो समझेंगे 100 मिलियन पे 2 बिलियन डिविडेंड लिया और 2 बिलियन, तो उस हिसाब से आई थिंक वो हमारा बड़ा अच्छा। और हमने एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान भी वहाँ लॉन्च किया, और ट्रेनिंग हम बहुत माशाल्लाह फोकस था हमारा काफ़ी ट्रेनिंग पे, लोगों की डेवलपमेंट पे, और हम चाह रहे थे कि बहुत ही हाई क्वालिटी एक इंस्टीट्यूशन हम डेवलप करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आई थिंक हमारा बड़ा अच्छा उस पर फोकस रहा। फिर तो 2016 में मैंने आई डिसाइडेड टू क्विट, बिकॉज मेरा अपना ये था कि अब मैं आई वॉज गोइंग रीचिंग द एज ऑफ 50। तो मैंने कहा कि अब कोई एंटरप्रेन्योरशिप ज़िंदगी में होनी चाहिए, और भी चीज़ें करें ज़िंदगी में। चैरिटी क्या सिर्फ यही फैक्टर था या और भी फैक्टर थे? मोस्टली यही था फैक्टर, बिकॉज देखे हमने जब बड़े होते हैं तो उसमें साजिशी माहौल भी आता है काफी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ चूंकि हम बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, तो हमें चूंकि हम एक टोटल सेपरेट कंपनी थी, और जो हमारे प्रेसिडेंट थे UBL के, वो हमें काफ़ी लिबर्टी देते थे वहाँ पे। और जो हमारा एक इंडिपेंडेंट बोर्ड भी था, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी थे। लेकिन मेरे ख्याल से एक टाइम आ गया था कि आई वॉज देयर फॉर 11 ईयर्स, और मेरा आपको पता है कि ये दिस वॉज माई लॉन्गेस्ट सर्विंग जॉब एज वेल। तो मेरा इतना ज़्यादा मेरा इरादा नहीं था कि 11 ईयर्स में एक जगह एक नौकरी करूँ। हाँ अगर UBL ये करता कि मुझे कोई और असाइनमेंट्स देता हुआ, और मुझे कहीं यानी कि कोई और इस तरह की चीज़ें करता, तो हो सकता है मैं शायद उस तरफ निकल जाता और बिजी रहता। लेकिन चूँकि मैंने अब वही काम कर रहा था और माशाल्लाह सब सेट थी चीज़ें, मैंने कहा कि अब ज़िंदगी में अब 50 साल के हो गए, अब कुछ ना कुछ और कर लेना चाहिए। तो मैंने यही सोच के फिर उसको आई डिसाइडेड टू क्विट UBL बैंक। हालांकि मेरी सोच बहुत अच्छी। तकरीबन 50 साल की उम्र में डिसाइड ही किया कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए? जी मैंने कहा कि अब मैं सेमी रिटायरमेंट। बड़ा अजीब सा लगा होगा कि आजकल तो लोग कहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद ही चिमटे रहे और एक्सटेंशन होता रहे। लेकिन आपसे एक दूसरी बात कहूँ मैं, बहुत देर से फैसला किया आपने। ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुआ, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे रियलाइज किया। और मैं आपको ऐसे एक मिसाल दूं कि इस जमाने में वही पाककोत में जब हमारी ट्रांसफर चलती थी तो मेरा बहरैन खासा आना जाना होता था ये, और वहाँ पे एक कंपनी थी इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक कंपनी अपनी गल्फ बहरैन, ICG बहरैन। तो उसमें मुझे याद है कि इंडियन लड़का था, रजी फकीर का नाम था। जी बिल्कुल, बहुत ही एक्टिव, बहुत उसकी मेज पूरी भरी थी ट्रांसफर खाती है, और कोई अफ्रीका में बहुत एक्टिव। तो मैंने रजी फकीर से एक बार पूछा, मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उसने कहा टू गेट रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 40। बिल्कुल, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने 40 साल की रिटायरमेंट फिर क्या करोगे? कहले फिर मैं कहीं पढ़ाना शुरू करता हूँ। कहने ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड होती है, निचोड़ लेती है आदमी अच्छी तरीके से ये, और सारी एग्जर्शन होती है। तो कॉर्पोरेट लाइफ जो है ना, आपको काफी आप
डिमांडिंग होती है, आप कुछ और कर नहीं सकते हैं इसमें। हाँ, तो और जब बहुत ही चौकस बैठना पड़ता है इसमें। बिल्कुल, और सारी दिन देखे ना आपको, कब कौन सा कमिटमेंट की बात है कब सारी। कौन सा यार दोस्त ये छुरा मार जाए पीछे दूसरे बैंक वाला, प्लस ये कि बहुत ही पर्सनल लाइफ ही रहती है। पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। और ये मैंने रियलाइज किया कि कॉम्प्रोमाइज किया मैंने, अपनी फैमिली को टाइम कम दिया, जी जी जी। और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं आपको, अपनी फैमिली हेल्थ वाइज भी, बिल्कुल। अपनी फैमिली के साथ भी। तो मैंने एट द रेट 50 रियलाइज किया कि आप जो है ना, मुझे आई थिंक आप कुछ और मैं करता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए, 8 साल हो गए, और आई रियलाइज कि आई मेड द राइट डिसीजन। मॉनेटरीली में भी मैं शायद उतने पैसे शायद मैंने नहीं बनाए होंगे जितने मैं वहाँ रहता, तो लेकिन मेरे ख्याल से पैसा हर चीज़ नहीं होती। एक लेवल के आने के बाद पैसा जो है की वैल्यू है ना इंसान के लिए कम हो जाती है। आपको और चीज़ें बहुत फैक्टर होती हैं, फैमिली है, और वो जैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा ना कि अगर आप 90 ईयर्स आप डेथ बेड पे बैठे हैं, तो आप सोचेंगे आपके लिए उस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 90 ईयर्स में डेथ बेड पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फैमिली होगी आपकी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया पैसा उस वक्त वैल्यूबल नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह हमारी अगली किस्त, छठी किस्त और आखिरी किस्त होगी, और उसमें मैं चाहूँगा कि पोस्ट UBL आप थोड़ा सा मुझसे उसमें तजर्बा शेयर कर लीजिए तो कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा रहा आपने जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अप्स एंड डाउन बताए, जो आपने कैपिटल मार्केट की जो चीज़ें बताई हैं। अब मैं चाहूँगा कि 50 साल की उम्र में आपने अपने करियर को चेंज करने के लिए सोचा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचा, और फिर अभी भी मेरा ख्याल है इसके बाद से आप दो चीज़ों को बैकअप देख रहे थे, ये एक आपकी स्पोर्ट्स की कंपनी थी और दूसरा वालों का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों तजर्बा शेयर करें। अच्छा, जब मैंने 2016 में छोड़ा तो उस समय कोई इरादा नहीं था क्या करूँगा, उसको कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा था कि अभी जाएंगे फिर सोचेंगे। तो एक वक्त में अपने मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात हुई, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये नहीं। तो उसके बाद मुझे आइडिया क्लिक किया कि स्पोर्ट्स वैसे ही मेरा पैशन था। तो इससे पहले एक प्रोजेक्ट और मैंने किया था, ये नहीं दोस्त के साथ जिनके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था। 2004 में हमने वो क्रिकेट देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से मैच आ रहा था, उसमें वो क्रिकेट बैट नजर आया जिसमें साइन है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के, मेमोरेबिलिया जिसको आप कहते हैं। तो उसने मुझे, मैं उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करता था इस्लामाबाद में, तो उसने कहा कि आप ऐसा ये बताएं, लेट्स डेवलप दिस बैट फॉर पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई बैट डेवलप नहीं। तो हमने कहा चले लेट्स डू इट। तो हमने आइडिया ये किया कि हमने कहा कि पाकिस्तान के जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं, बैट्समैन पास्ट के और करंट, उनसे हम बात करते हैं, उनसे साइन करवाते हैं, और फिर हम एक प्रोडक्ट बना के फिर बेचते हैं उसको। तो ये मेरा समझे एंटरप्रेन्योरशिप का पहला एक्सपीरियंस था। तो हमने वो बैट बनाए, हमने सियालकोट भी गए, बैट भी लेके आए वहाँ से, हमने प्लेयर्स ढूंढे। तो हमको इत्तेफाक से 12 हमें टॉप पाकिस्तान बैट्समैन मिल गए, हमने उनको पेमेंट्स की। अच्छा। जो करंट प्लेयर थे जैसे इंजमाम, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना होते थे, उस वक्त यूसुफ योहाना होते थे, उनको हमने अच्छे खासे पैसे दिए, सारे क्रिकेटर्स को तकरीबन में पैसे दिए। तो ये बैट हमने डेवलप किया, और ये सुवेनियर हमने 250 बैट्स बनाए टोटल, 250 बैट, उनपे हर पे ओरिजिनल सिग्नेचर करवाई प्लेयर से, बैटिंग लेजेंड्स का नाम से। अभी भी अगर आप सर्च करें गूगल तो बैटिंग लेजेंड्स अगर आप करेंगे, या हमारी स्पोर्ट्स स्टोर की वेबसाइट पे देखें तो वहां वो बैट नजर आएगा। सही। तो ये 250 बैट हमने बनाए, और हमने सिर्फ उसमें एक प्लेयर ने हमसे मना कर दिया, माजिद खान, उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा इस बैट के ऊपर, इसलिए कि ये मैं जो है ना, मैं नहीं समझता ये कमर्शियल होना चाहिए। ये प्योरली कमर्शियल प्रोजेक्ट था हमारा, बिकॉज हमने इनसे पैसे दिए थे तो हमने बेच के आगे कुछ कमाना ही था। तो हमने जो पहला बैट बनाया, तकरीबन 2005 की शुरू में हमने वो बैट बनाया, उसके लिए फ्रेम डेवलप किया, और फिर हमने उसकी मार्केटिंग शुरू की, वेबसाइट बनाई और ये किया। उन सबकी वीडियोस बनाई हुई थी हमने, जो प्लेयर साइन कर रहे थे उनसे हमने सर्टिफिकेट भी साइन करवाए हुए थे। यानी जब ये हमने लॉन्च किया, पहला बैट हमने $2500, $2500 का बैट, एक बैट हमने रखा था। फिर हमने लॉन्च किया वो, बिकॉज ये मेमोरेबिलिया होते हैं ना, बड़े महंगे होते हैं। अच्छा, जिसको वैल्यू पता होती है वो बहुत पैसे दे देता है, जिसको वैल्यू नहीं होती वो तो 2000 भी नहीं देता वो। फिर तो हमने किया, तो इत्तेफाक से 2 दिन बाद ऑर्डर भी आ गया एक, कोई $2500 पे किसी ने इस्लामाबाद से हमसे खरीद लिया बैट। फिर उसके कुछ दिन बाद एक और ऑर्डर आ गया, हम तो बड़े खुश हुए। यूनियन बैंक के उस वक्त CEO होते थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने एक बैट खरीदा $2500 का हमसे। फिर 1-2 बैट बिके होंगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी बैट की सेल बिल्कुल तकरीबन समझे कम हो गई, तो हमने प्राइस भी कम कर दिए। लेकिन ये कि ये प्रोजेक्ट ये हुआ ये कि ये जितनी साइनिंग हुई थी वो मेरे घर पे हुई थी। अच्छा, उसी घर में हुई थी, उसी ड्राइंग रूम में हुई थी जहाँ हम इन्हीं प्लेयर्स को टीवी पे देखते थे। तो एक बहुत पैशन और शौक भी था इसके अंदर। अल्टीमेटली आज तक कितने बैट विकेट? हाँ, आज तक जो है ना, तकरीबन समझे 20 साल हो गए,
और तकरीबन हमने कोई 110 या 115 बैट बेच दिए हैं। और लेकिन जो हम आजकल बैट बेच रहे हैं वो 100,000 रुपीज़ का बेचते हैं। अभी भी बैट बेचते हैं, अभी भी वेबसाइट पे ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत बहुत हमारे जो बैट्स खरीदे ना बहुत अच्छे लोगों ने खरीदे, CEO, चेयरमैन, कॉर्पोरेट, और अभी किसी कंपनी ने गिफ्ट के तौर पे लिया हमसे बैट्स, और वो सऊदी एक कंपनी को गिफ्ट दिए उन्होंने। तो ये हमारा चूंकि बहुत शौक था, इसका कैश ब्रेक इवन कोई 8 साल बाद हुआ हमारा। 8 साल बाद हमने इतना रिकवर करिए, जो हमने कैश लगाया था वो रिकवर। लेकिन ये देखिए प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस देखें, ये प्रोजेक्ट प्योरली कमर्शियल नहीं था। ये इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पाई थी, वरना तो 1 लाख रुपए की बड़ी चीज तो नहीं है। देखिए उस जमाने की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आगे क्राइसिस वगैरह भी आ गया उसके बाद, लेकिन ये आप बात सही कर रहे हैं, बिकॉज हमने इस पर इतना फोकस नहीं किया। लेकिन हमने बाद में जब थोड़ा सा फोकस किया, इसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया में हमने एक्टिव किया। उसके आपके जो पार्टनर थे वो और कोई काम करते थे? जी वो भी एक काम करते थे, मैं भी जॉब करता था, हम लोग शौक किया था। ये भी है जी बिल्कुल। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने कोई चीज करनी है तो आपको फुल फोकस के साथ करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट ना, पैशन का बड़ा रोल था। हमने बहुत शौकिया इसको शुरू किया था। कमर्शियल तो हमारा एक एंगल था, लेकिन हमने शुरू किया पैशन के साथ। हमने बेचे भी, हम आई थिंक कैश ब्रेक इवन भी हमारा हो गया था। अब हम उसको सेल करते हैं अभी भी अपनी वेबसाइट के थ्रू, और आ जाते हैं ऑर्डर, लोग लेते हैं, अभी भी लोग लेते हैं जो पुराने लोग हैं, जो उनको पता है इन प्लेयर्स के बारे में। तो इसकी वैल्यू बहुत हाई है। लोग काफी बाहर से, दुबई वगैरह से भी खरीदते हैं, इंग्लैंड से भी ऑर्डर आते हैं इसके, इंग्लैंड में भी बेचे हैं हमने। ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि जो ऑक्शन होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, चाहे गेंद हो चाहे बैट हो। तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया कि आप इसके है ना वो कर दें, चैरिटी कर दें, और 2 नंबर की सजेशन हमें काफी दिए, प्लेयर्स ने ही दिए इनफैक्ट। तो हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि आप चैरिटी में नहीं दें पैसे, आप रख लें और बेच दें बैट हाई प्राइस पे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमें ये सब नहीं करना है, आप हमें इसमें नहीं घुमाए। तो अच्छा, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी जो मेरे साथ पार्टनर था, तो उसने ये आइडिया दिया। उसके बाद मेरे जहन में आ गया कि हम एक स्पोर्ट्स स्टोर बना लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्पोर्ट्स की एक प्रोडक्ट बनाई हुई है। तो हमें बिल्कुल आया, मैंने उसको ऑफर किया, यार तुम आ जाओ मेरे साथ, पार्टनर बन जाओ इसके, और स्पोर्ट्स पे आ जाओ। अच्छा, वो उस वक्त अपना काम भी कर रहा था, फुल टाइम मैं था इसमें और वो थे। हमने मिलके पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन स्पोर्ट्स स्टोर बनाया, द स्पोर्ट्स स्टोर .pk के नाम से हमने बनाया है। और उसके भी ये नाम जो था मेरी बेटी ने सजेस्ट किया था, तो हमने इस तरह से हमने काम शुरू किया। लेकिन हमारा आइडिया ये था कि हमने बात हुई कि फिजिबिलिटी बना ले इसकी। मैंने कहा फिजिबिलिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम सिर्फ ये बनाते हैं कि 2 साल का बजट बना लेते हैं कि हमारा कैश कितना हमें ज़रूरत होगा। देखिए पाकिस्तान में 100 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 30 की एज से कम है, तो स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते हैं, और पाकिस्तान वैसे ही स्पोर्ट्स क्रेजी नेशन है। तो हमने कहा कि देखें यार, बिकना प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है। तो हमने 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स उस वक्त आइडेंटिफाई की, फिर हमने वेबसाइट डेवलप की। लेकिन हमने ये कहा कि हमने जल्द से जल्द मार्केट में चले जाते हैं। फिर हमने दुनिया की जितनी कंपनीज थी, स्पोर्ट्स कंपनी, उनको ईमेल किया हमने, और तकरीबन सारी कंपनीज को, जो बड़ी कंपनीज थी, उनकी वेबसाइट पे गए, वहाँ से बिल्कुल बेसिक काम किया हमने, कोई इतना हमें वो नहीं किया। अच्छा, उसमें से क्या हुआ कि बहुत सारों ने तो रिग्रेट कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से उसमें 1-2 कंपनीज ने हमें बोल दिया कि आप ऐसा करें, हमें फिजिबिलिटी बना के दे दें कोई। तो आपको पता है कि चूंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी काम किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, फिजिबिलिटी बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये तो आपको पता है कोई इशू नहीं है। हमने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हमने। तो हमने इस तरह से क्या, 1-2 हमने ग्लोबल ब्रांड्स को हमने लिखा, जिसमें एक इटली का एक ब्रांड है अरीना, उसकी स्विमिंग कंपनी है। इटली का एक और ब्रांड है लोटो एक। तो उनको हमने ये किया कि दोनों ने एग्री कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको अपनी प्रोडक्ट दें। हमें देखें स्पोर्ट्स का हमें कुछ पता नहीं था, कस्टमर हाथ से सीखा हमने काफी। अगेन वो देखें ना, जो पहले भी मैंने कहा ना, जो कॉन्सेप्ट था कि बाहर से खरीदो और बाहर ही बेच दो। हाँ नहीं, बाहर से खरीदते नहीं है, पाकिस्तान में बेचने का। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमारा आइडिया ये था। पाकिस्तान में स्विमिंग कॉस्ट्यूम की कोई मार्केट, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो होता ये कि पाकिस्तान में हमने ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जी मैंने देखी, वो गोल्फ भी है। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस से सीखा हमने। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपने देखा हो ना, वो एक ये सुना होगा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी कहा कि हम किसी 1-2 कार्ड के ऊपर काफी आइटम होने चाहिए। हाँ, 1-2 आइटम्स पे हम फोकस नहीं करते, 1-2 स्पोर्ट्स पे, बिकॉज ये बड़ा सीजनल भी होती है। क्रिकेट होता है समर विंटर में चलती है, और स्विमिंग होती है समर की प्रोडक्ट है, साइकिलिंग है, इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो हमने उसके बाद हमने जब वेबसाइट हमारी बन गई, हमने फिर भी पाकिस्तान में भी हमने बहुत सारे सप्लायर्स से बात की, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बिकॉज आई थिंक कि हमारा प्रोफाइल भी अच्छा था, बहुत एजुकेटेड MBA थे, वो भी IBA से MBA थे,
मैं भी IBA से MBA था और अच्छा एक्सपीरियंस था और ट्रैक रिकॉर्ड था। एक चीज़ हमने रखी थी कि हम सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेचेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को अगर आप ओरिजिनल और ठीक देंगे, जो प्रॉमिस की चीज़ वो देंगे, तो वो आपके साथ दोबारा बिजनेस भी करेगा। तो उसमें ये हो कि हमें जो है ना, हमने भी सीखा मार्केट से। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जो कस्टमर सिखाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि कस्टमर ने हमें कहा कि आप ये लाएं, वो लाएं, ये लाएं, तो हमने फिर वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। स्विमिंग में भी ये हुआ कि हमने शुरू में सिर्फ बेसिक चीज़ें हमने मंगाई, तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्विमिंग मार्केट है। जो स्कूल्स के बच्चे हैं ना, उनकी कॉम्पिटिशन स्विमिंग होती है, और कॉम्पिटिशन स्विमिंग में वो बड़े महंगे सूट्स वो बाहर से मंगा रहे थे। वो एक एक सूट 30,000 40,000 का मंगा रहे थे। तो हमने वो अरीना से इंपोर्ट किया, हमने 15,000 में बेचना शुरू कर दिया वही। तो बड़े हमारे पास डिमांड आई उसकी, और बड़ी अच्छी हमने। हाँ, ये एक्सपीरियंस है, ये बहुत एक्सपीरियंस। मैं समझता था कि शायद कोई भी नहीं बिका नहीं, पाकिस्तान में बहुत स्विमिंग का स्कूल्स में बहुत ज्यादा है। प्लस ये कि सीनियर्स में भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। स्कूल्स में बहुत ज्यादा है डिमांड है। कराची में बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें ये हमारी चीजें बहुत बिकती हैं और अच्छे महंगी चीजें लेते हैं लोग। अच्छे आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आपके पास इन्वेंटरी को बिल्डअप करते हैं? हमारे शुरू में ये था कि हम जीरो इन्वेंट्री पे काम करेंगे, लेकिन वो चला नहीं मॉडल। बिकॉज देखिए, होता ये था कि सप्लायर बड़े अनरिलायबल होते हैं। वो कहते हैं अवेलेबल है, जब वो ऑर्डर आ जाता था, जब हम उनके पास जाते तो कहते नहीं, वो तो खत्म हो गया हमारे पास। तो उससे हमारे ऑर्डर 20 से 25% ऑर्डर हमारे फेल हो जाते थे। ऑर्डर अच्छे जनरेट होते थे, और हमने ये रियलाइज किया कि ऑनलाइन की जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज है। हमारे पास पाकिस्तान में गवादर और उसके पास पसरी से भी ऑर्डर आते थे। हमारे पास वहाँ से मुजफ्फराबाद और मीरपुर और ये जो ऑल बॉर्डर टाउन, वहाँ से ऑर्डर आते थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये हम ओरिजिनल चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं एट रीजनेबल प्राइस, और तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता था। हमारे तकरीबन समझें कि 1/3 ऑर्डर्स कराची से आते थे, और 1/3 ऑर्डर्स हमारे बड़े दूसरे शहरों से, और 1/3 छोटे शहरों से, जिसमें लाला मूसा है या आपका पसनी है। तो 1/3 जो है हमारे ऑर्डर आते थे छोटे टाउन्स। और ये कि अभी भी वहीं से ज्यादा ग्रोथ आती है, बिकॉज वहाँ पे लोगों की कैपेसिटी, कैश कैपेसिटी ज्यादा है वहाँ पे करने की। अच्छा, जी जी, बिकॉज ऑप्शंस भी वहाँ उनके पास बहुत कम है। तो हमने इन चीजों पे फोकस किया। हमारे पाकिस्तान में काफी सारे कंपनीज हैं जिनके फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। तो वहाँ सवाल ये था कि जो बाहर के जो वेंडर हैं वो तो सियालकोट से माल उठाते जाते हैं। जी जी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल है, पाकिस्तान से जाती है वो, और कुछ स्पोर्ट्स वेयर है वो पाकिस्तान से जाती है। लेकिन हमने सियालकोट से भी चीज़ें बनवाई हैं, हमने अपने ब्रांड से भी बनवाई। हमारा फोकस अभी जो, अगर आप समझ लें कि हम ये है कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर्स हैं वहाँ उनसे हम लेते हैं चीज़ें, प्लस हम खुद इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें। अब हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फिजिकल स्टोर भी आपका है? जी, अब हमने सबसे अच्छा देखें, अब जब हम मेहनत कर रहे थे काफ़ी, हमने शुरू में स्पोर्ट्स पे ग्रोथ आना शुरू हुई हमारे, तो उसके बाद कोविड हो गया। हाँ जी, अब कोविड जो था वो आया और बिल्कुल अनसर्टेनिटी आगे बढ़ी जी। लेकिन हमने जब जिस दिन कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जो हमने हमारा कंप्यूटर ऑन किया, तो तकरीबन हमारे पास रिकॉर्ड ऑर्डर्स उस दिन आ गए, बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर्स थे। और लोगों ने धड़ाधड़ ऑर्डर देना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ ऑर्डर देना शुरू कर दिए। अब वो हमने देखा, तो हमारे पास तो क्योंकि हमारे सप्लाई सारे बंद थे, और हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ा था वो हमारे पास वो राइडर भी नहीं थे, तो कंप्लीट लॉकडाउन था ना। तो सुबह सुबह में, चूंकि मैं अपने ऑफिस के पास रहता था, वहाँ ऑफिस था हमारा, तो स्टोर नहीं था। तो सुबह गया मैं, जो ऑर्डर मैंने निकाले सारे प्रिंट आउट, जो चीजें पड़ी थी मैंने अपनी गाड़ी में रखी। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने अपनी गाड़ी में? जी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव गाड़ी में रखी, और गाड़ी में रख के मैं निकल गया देने के लिए लोगों को। और चूंकि लॉकडाउन में पीरियड होता था, 5 बजे तक का वो अलाउ कर देते थे कि आप गाड़ी में आप करें, तो जो चीजें थी वो मैं जाके लोगों को डिलीवर करता था। अच्छा, एक चीज मैंने रियलाइज की, जब डिलीवरी करते हैं तो लोग टिप भी देते हैं। अच्छा, एक खातून, अच्छा उस वक्त मैं एक दिन, वो मेरी गाड़ी थी ना, ऑडी गाड़ी थी, तो उस पर मैं एक गया, एक लड़की थी, उसने स्विमिंग सूट ऑर्डर किया। स्विमिंग पूल था घर पे उनके, वहीं स्विमिंग करने के लिए। वैसे तो बाहर के स्विमिंग पूल बंद थे सारे। तो जब मैंने उसको सूट दिया, कोई 3,000 का था या 4,000 का था, तो 300-400 रुपये बच गए। तो उसने मेरे खासी साथ गाड़ी देख के उसने कहा कि आप टिप रख लें अपने। मैंने कहा ये दिस अ गुड। एनीवे, हम लोगों ने ये था कि हमें मैक्सिमम कस्टमर को सर्विस करना, तो रोज धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे हमारे। तो हमने एक, हमारा मेन उस वक्त ऑर्डर जो लोग दे रहे थे वो फिटनेस इक्विपमेंट के। तो हमने, हमारे सप्लायर थे लाहौर, घर में जिम बनाना ये तो हमारे लाहौर में फिटनेस के जो सप्लायर थे मेन लाहौर में थे। तो मैंने उनको फोन किया कि देखें सर, ये तो हमारे पे ऑर्डर आ रहे हैं,
तो आप हमें भेजें किसी तरह सामान। कह रहे नहीं सब बंद है वो तो बंद मना किया है, ये नहीं खोलें और ये है वो है। तो मैंने कहा आप किसी तरह अरेंज करें। तो एक पूरा उन्होंने कंटेनर जो सामान का ना हमें वहां से भेज दिया उसपे, और उसमें साइकिल्स भी भेज दी। आपको पता है उस जमाने में साइकिल्स का बहुत क्रेज हो गया था, बिकॉज जब कोविड का वो पीरियड होता था बाहर तो साइकिलिंग करते थे। तो समझें कि वो साल हमारा जो कोविड का साल था वो रिकॉर्ड ईयर हमारा रहा हुआ, उसमें हमारी रिकॉर्ड सेल हुई, और उससे हमें हेल्प बिजनेस बैठ गए हाँ। वो हमारे लिए वो रिकॉर्ड साल था, बिकॉज सब दुकानें बंद थी और हम डिलीवर कर रहे थे चीजें और हो रही थी, और वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ा स्टेबिलिटी का वो हो गया। उसके बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ नीचे एक दुकान थी, एक दुकान थी, कोविड में बंद हो गई वो, तो हमने वो दुकान ले ली उनसे और बड़े अच्छे रेट पे हमें उन्होंने दुकान दे दी। तो हमने फिर वहाँ एक स्टोर भी बना लिया अपना। और फिर जी उसके बाद ये हुआ कि जो चूंकि महंगाई जब डॉलर एक्सचेंज रेट में चेंज आया उसके बाद हमारे बिजनेस मॉडल में काफ़ी इम्पैक्ट आया और चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन अभी भी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट बेचते हैं और हम कॉपीज़ और वो फेक चीज़ें नहीं बेचते हैं, तो उस वजह से एक हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, उस वजह से हमारे पास अभी भी अब जाए तो फिर एक आफ्टर सेल सर्विस के मसाइल आते हैं। मुझे मालूम है वो एक रनिंग की जो मशीन आती है जो घर के अंदर की, एक छोटा कार्ड लगा खराब हुआ बोले मशीन खत्म होगी। हाँ उसमें हमें देखें अच्छी चीज़ है कि हमने अलाइंसेस बनाई, लोग अलाइंसेस बनाई और उनके साथ हमने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, तो उसमें के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे किए हमने, लोगों को ऑफर किया। और अलाइंस बनाने में ये होता है कि सप्लायर के साथ अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप हो ना, हमने एक चीज़ बड़ी शुरू में कर दी थी कि हमने कहा था कि हमें उधार नहीं चाहिए। तो देखिए उधार होता है जहाँ लोग डरते हैं, तो हम हर चीज़ कैश पे खरीदते थे उसको। तो उसके बाद ये कि हमारी अच्छी रेपुटेशन बन गई और हमारी अच्छी अलाइंसेस बन गई, तो लोगों ने कहा कि आप क्रेडिट ले लें हमसे, हम काम करें और हम आप हमें पैसे बाद में दे दें। तो उससे हमारे बिजनेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। अभी भी हम जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान में चंद स्पोर्ट्स स्टोर्स में से जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बेचते हैं सिर्फ, और हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा हमारा, और आई थिंक हमारे ग्रोथ के प्लान्स भी हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ जो तस्लीम साहब मैं आपको बताऊं, जब आदमी जब खुद नौकरी करता है, नौकरी नहीं करता, खुद बिजनेस करता है ना, तो उसके बाद काफ़ी टाइम होता है सोचने का। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और क्या मुझे शौक है करने का, तो मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग करूँगा मैं, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग का बड़ा शौक था। हमने अपनी कंपनी में बड़ी ट्रेनिंग कराई और ये कराया, तो उसके बाद मैं उस डायरेक्शन में मैंने सोचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं एक कंपनी के साथ मैं ट्रेनिंग कराई थी यूबीएल में, ट्रेनिंग इम्पैक्ट उसका नाम है, लाहौर बेस्ड कंपनी है। वो आउटडोर बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं और एक्सपीरियंशियल बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं, नॉर्मल ये क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं। तो एक क्योंकि पैशन था मेरा बड़ा, तो मैंने उनके साथ बात की, फिर मैं उनके साथ एज अ फैसिलिटेटर बिजनेस डेवलपमेंट में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और बहुत अच्छे लोग हैं और वो अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक टाइम मैं काफ़ी में भी लगाता हूँ। खैर ये तो कहना आपका है ना, लेकिन जो फीडबैक है मेरे पास वो ये है कि आप जो बुढ़े बैंकर बड़े नाराज रहते हैं कि आप उठा के 40-50 साल के 55 साल के लोगों को वो पहाड़ी की चोटी पे कहते हैं यहाँ से वहां तक पैदल जाओ, ये करेक्ट है? देखिए बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। होता ही है कि देखिए होता क्या है, हमारे जो प्रोग्राम्स है ना ज्यादातर जो डिजाइन है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। सही है। देखिए जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप सोचेंगे नहीं, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं सोचेंगे। तो हमने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा होता ही है, ये लीडरशिप प्रोग्राम्स है ज़्यादातर। लीडरशिप में होता ही है कि अगर आपने लीडरशिप डिसीजन सही नहीं लिए तो आपको मसला होगा, फिर आपको सामान भी कैरी करना पड़ेगा, आपको पहाड़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, हमेशा वे आउट होते हैं उसमें। तो अगर वो अच्छा लीडर वे आउट ढूंढ लेता है वो उसमें, अब वो कभी कंप्लेंट नहीं करता और वो आउट परफॉर्म करता है उसमें। तो हमने ये देखा कि सारा लीडरशिप का है सारा। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, बेसिक होता क्या है, ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग ये ऐसी होती है कि आप एक एक्सपेरिमेंट में उनको फेंकते हैं लोग। एक एक्सपेरिमेंट में जो आप फेंकते हैं उसमें लीडरशिप रोल देते हैं किसी को और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो गेम होता है बेसिकली। जब वो गेम खेलते हैं तो जो गेम में जो उसकी वीकनेसेस होती हैं वो बड़ी साफ निकल के आ जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स भी आ जाती हैं साफ निकल के। अगर वो एक बहुत ही समझें कि डेलीगेट नहीं करता चीज़ें, तो जब वो टीम में जब उसको असाइनमेंट मिलता है, उसकी टीम होती है 5-6 लोग होते हैं नीचे, तो पता लग जाता है कि वो चीज़ें खुद करने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। जब खुद करने की कोशिश कर रहा होता है वो टीम में डिसकंट्रोलमेंट बढ़ जाती है उसमें। अच्छा जब वो टास्क कर रहा होता है, अच्छा टास्क भी ऐसे होते हैं कि टास्क का डिजाइन टू फेल, बट टास्क का डिजाइन नॉट टू सक्सेस। सक्सेस और लर्निंग ही नहीं होगी। तो होता है कि 99.9% टास्क ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं एंड में। सही। अब जब फेलियर आता है
तो फिर अब लोगों से सवाल किया जाता है, भाई अच्छा क्या हुआ, भाई क्यों फेल हुआ, आपने क्या किया था। अब वो जब टीम उसको कहती है कि सर वो तो ये हो गया ये हो गया, वो तो सर खुद डिसीजन ले रहे थे ये कर रहे थे, तो उससे पूछे भाई आप क्यों डिसीजन ले रहे थे, मतलब आपने ये चेक किया था कि आपकी टीम में, उसमें ऐसा टास्क होता है कि जी खाना भी पकाना होता है खुद, और ये जो है ना वो सामान भी कैरी करना होता है, और भी चीजें करनी होती हैं, जीपीएस वगैरह मैनेज करना होता है। तो लीडर, अच्छा लीडर अगर होगा ना तो ये कहेगा कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और ये है वो, उस पर अपनी टीम की स्ट्रेंथ उसको पता होंगी। तो बाद में पता लगता है कि तो जो चीज लोगों को रियलाइज होती है 1 साल 2 साल बाद अपने रियल बॉस के साथ, वो वहाँ 5 घंटे में पता चल जाता है कि उसके बॉस में क्या मसला था, और फेलियर बॉस की वजह से हुई। बहुत ही आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने लाइफ में ऐसे बॉस देखे हैं जो जिनके साथ प्रॉब्लम ही होता है कि वो खुद ही एग्जीक्यूट करने बैठ जाते हैं। एब्सोल्युटली ये होता और जो कोई अच्छे बॉस की निशानी नहीं है। नहीं। अच्छा बॉस वो जो काम अच्छा ले सके। बिल्कुल उसको स्ट्रेंथ पता हो अपने लोगों की, और उनको एनकरेज करे, और जहाँ उसको शॉर्ट फॉल नजर आए वहाँ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जी बिल्कुल। आप क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, और यकीनन आपके पास जो मुख्तलिफ इदारे आते होंगे ट्रेनिंग के लिए, डू यू रियली थिंक कि ये बाज़ इदारे जो ज़्यादातर इदारे जो है ट्रेनिंग के ऊपर इसको एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उसमें सीरियस होते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या एक बजट का एक आइटम है तो देख लो भाई कौन आगे अच्छा उसको भेज दो? अच्छा, ये जो हमारी ट्रेनिंग है ना, एक्सपीरियंशियल और लीडरशिप बेस्ड ट्रेनिंग, ये महंगी है, सस्ती नहीं है। तो इसमें वही आता है जो सीरियस होता है, और इसमें ज़्यादातर 80-90% कस्टमर जो है ना वो मल्टीनेशनल्स हैं या गुड कॉर्पोरेट है। ये हमारी ट्रेनिंग शुगर वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये हार्ड कोर लर्निंग है। बिकॉज अगर कोई, जैसे हमारी कस्टमर है नेस्ले है, या पाकिस्तान टोबैको है, या और टेलीनॉर है, मीज़ान बैंक ने भी ट्रेनिंग की, मीज़ान बैंक भी यही इंटेंट से आए थे। मीज़ान बैंक जो सीनियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हमने कराई थी, वो यही इंटेंट से आए थे कि लर्निंग हो उसमें। जो लर्निंग के लिए आता है ना, और वो पैसे खर्च करने में मसला नहीं होता उसको, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेता है उसको। और जो रूटीन वाली ट्रेनिंग्स होती है ना, वो फिर वो उसमें हम है नहीं उसमें। तो हमारी ट्रेनिंग में और लोग आते हैं, और प्लस ये कि जो आप एक्सपीरियंस के थ्रू लोग गुजरते हैं, तो उसके जो इम्पैक्ट होता है ना, और पेन होता है उसको, वो उसका जो इम्पैक्ट है ना उस पर समझेंगे नक्श हो जाता है, वो उसको याद हो जाता है कि यार ये मेरी ये गलतियां हुई थी, इससे मुझे ये मसला हुआ। और फिर आज का ट्रेनिंग कल का ट्रेनर है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो भी जाके जो है ना लोगों के साथ इसी तरह वो ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेन द ट्रेनर वाला भी इसके अंदर। तो उसमें होता है कि ये ट्रेनिंग बड़ी इफेक्टिव रहती है। ये इट्स नॉट लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन हो गई, हो गया। तो प्रैक्टिकली आप कोई चीजें करते हैं तो आप सीखते भी उसमें ज्यादा है। जब रात को पहाड़ी चोटी पे खाना बनाना होता है ना खुद से, और पहाड़ चौड़ी पे चढ़ के आना होता है, खाना भी लाना होता है अपना साथ, तो लोगों को याद आ जाता है। आप उनके दिल से पूछिए जिनको वाला खाना खाना पड़ता है बॉस के आपका, और तारीफें भी करनी पड़ती है। इत्तेफाक से होता है कि पहली रात जो है, अच्छा क्योंकि कैंपिंग करते हैं जिसमें ज्यादातर कैंपिंग होती है, और पहाड़ी के पीक पे होती है, तो कैंप के अंदर वो जब जाके लेटते हैं, आते हैं थके हारे आते हैं, तो इतनी गालियां दे रहे होते हैं एचआर अपने हेड को, एचआर डिपार्टमेंट को गालियां दे रहे होते हैं, और हमें गालियां दे रहे होते हैं, और वो सारी वो समझते हैं कि आवाज जा नहीं रही, 10 के बाद तो सारी आवाज आ रही होती है, हम भी सुन रहे होते हैं। लेकिन होता ये कि उस रात वो फिर खाना पकाते हैं, लेकिन चूंकि इतने थके हुए होते हैं, तो जो भी पकता है वो बड़े शुक्र से वो खा लेते हैं उसको। वो अगले दिन सुबह होती है, तो सुबह उठ के जब वो फ्रेश होते हैं, फिर हम एक डी ब्रीफ करते हैं। अच्छा, डी ब्रीफ में क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा हुआ क्या भाई, आपने क्या किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। तो जब लोग से जब ब्रीफिंग हो रही होती है, तो फिर पता लगता है कि गलतियां कहाँ होंगी लोगों की। और फिर लोगों को जब रियलाइज होता है कि जो भी मसला हुआ हमारी अपने लीडर की वजह से हुआ, और हमारे अपने डिसीजन की वजह से हुआ, फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो फिर हमारे साथ आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक हुआ जो भी हो। लेकिन उन लीडर का क्या रिएक्शन होता है जो ये रियलाइज करते हैं कि उनके सारे मसाइल खड़े हुए? अच्छा मसला ये, अच्छा हम कुछ डिटेक्ट नहीं करते हैं किसी को, हम ये नहीं कहते कि तुमने ये गलती की, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं गलती अपने मुंह से कहते हैं हाँ ये मेरे से गलती हुई है। और प्लस उनकी टीम मेंबर्स जो है ना उनको फीडबैक देते हैं कि सर ये आपने जो ना आपने हमसे पूछा नहीं करने से पहले, अगर आप हमसे पूछ लेते तो हम आपको बता देते। अंडा तो वेव से लाता है। हाँ ये हो जाता है। तो होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है ना, वहाँ लर्निंग माहौल आ जाता है, डिफरेंट टच आता है। तो फिर जब आप खुद एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी मिस्टेक, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते कि यार ये हुआ। तो इसमें बहुत अच्छे होता है ये कि तसीम साहब, इसमें मैंने ये देखा है कि कुछ 6-7 साल से मैं करा रहा हूँ, इसमें रियल लीडर्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आप हमेशा एक जोर दे रहे हैं आइडेंटिफाई करने पे। तो क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आपका काम है या मेकिंग भी आपका काम है? नहीं देखिए, इसमें जब सबसे पहले देखें ना प्रॉब्लम पता लगे किसके साथ क्या,
जब प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो जब ही सोल्यूशन आता है। लोग अगर कोई फूफा भरा हुआ है बंदे में और वो आता है पहाड़ी के बाद कि मुझे सब पता है, तो होता ही है कि हम एक प्री प्रोग्राम स्कैनिंग भी करते हैं, देखते हैं लोगों की वीकनेस स्ट्रेंथ्स क्या है, तो हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि बड़ा ज्यादा जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं उसने कभी अपना ब्रीफकेस ही उठाया होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो वहाँ पहुंचते हैं घर से उनको आइडिया से मुलाजिम जो है वो ब्रीफकेस ला के वहाँ पे जो जिनमें लोगों ने ह्यूमिलिटी होती है ना, हम्बलनेस होती है, वो बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप में आते हैं। मैं आपके मुंह से जुमला सुनना चाह रहा था कि जिन लीडरों में ह्यूमिलिटी होती है वो बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। लेकिन जो लोग जिनमें एरोगेंस होती है वो बहुत मारे जाते हैं। हमारे प्रोग्राम में बेचारे वो बहुत बुरी तरह पिट जाते हैं, बिकॉज वहाँ तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि लीडर तो वही जो टीम के साथ लेके चलता है और टीम को बनाए, डेवलप करे। अब लीडर अगर निकल गया कई व्हील आगे और टीम पूरी पीछे रहेगी तो बिल्कुल यही होता है। बिकॉज लीडर का रोल होता है कि अपनी टीम की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में ख्याल करना है, उसकी फूड वगैरह के बारे में, उसकी जो है ना रिस्क मैनेजमेंट करनी है उसने, लीडर ने। असल चीज तो ये है कि आदमी को खुद मजा आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए वरना तो बेकार है। हाँ, पैसे कमाने आपको किसी ने कहना है ये काम करना है तो आप वो काम नहीं करेंगे वो कभी भी सही तरह। आप खुद से दिल से काम करते हैं, जैसे आप ये कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, दिल से काम कर रहे हैं या आप ऐसे नहीं सोचेंगे इसकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ये। हाँ, तो ये यही है ना सारी चीज, सारी असल चीज ये है कि आप पैशन फॉलो करें। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। और ऑन एयर तो इतनी जा सकता था जितना ये 6 किस्तों में गया है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे बातें रहेंगी इंशाल्लाह। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप लोग कोई मीर साहब से अगर कोई मजीद कोई राब्ता करना चाहे, बात करना चाहें, तो मैं इनका नंबर भी आपकी यहाँ से दे सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि खुद ट्रेनिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जाना चाहेंगे तो यकीनन ये आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया तसीम साहब आपके साथ बहुत मजा आया। जी।